यहीं से? जी सर, कर दें। चलिए, आज ये हमारी न्यू यूनिट से क्लास स्टार्ट है और यहीं से आप समझो न्यू बैच भी स्टार्ट है। क्योंकि हम जब सबसे पहले पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो जिस यूनिट से स्टार्ट करते हैं, आज हम उसी यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? और इसलिए मैंने यहाँ आप लोगों को बुलाया है, नए विद्यार्थियों को लिंक इसका दिया है कि यहाँ से जो बैच ज्वाइन करना चाहेंगे वो भी कर पाएंगे, और बाकी जो आप लोगों के चूंकि कुछ भी क्वेश्चन हो, बात करनी हो मुझसे, या ऑप्शनल के बारे में कुछ भी आप सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं संस्कृत को लेकर की, तो कई सारे आपके प्रश्न रहते हैं, तो वो भी बात कर सकते हैं। इसमें हमारे बैच के स्टूडेंट भी हैं जो अभी पिछले बैच के हैं, वो भी इसमें हैं। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ, ये दिखना है आप लोगों को। आप में से सभी लोगों ने सिलेबस तो देखा ही है, ठीक है ना? शिल्पा जी, सिलेबस तो आप लोग जानते ही हो। कुलदीप जी, हाँ सर। आप लोगों को दोनों पेपर का सिलेबस मालूम है। आज हम इसलिए सिलेबस दिखा रहे हैं कि हम कहाँ से ये यूनिट स्टार्ट करें, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो इससे पहले पढ़ा है, पिछले बैच वालों ने सेकंड पेपर पढ़ा है संस्कृत ऑप्शनल का। 2 पेपर होते हैं, एक तो पहला पेपर, एक दूसरा पेपर, ठीक है? प्रथम और द्वितीय 2 पेपर होते हैं। दोनों में 8-8 यूनिट आपको लगी हुई हैं सिलेबस में, जिसमें से कोई भी आपको 5 यूनिट अटेम्प्ट करनी होती हैं। ये सभी बातें आपको मालूम होंगी, मैं इतना मान के चलता हूँ। यदि आपने सिलेबस बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ा है, तो आप मेरे यूट्यूब पर जाकर के डेमो वाली क्लास में जाकर के, डेमो वाली एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सिलेबस डिस्कशन के 2 लेक्चर हैं, तो उसमें काफी अच्छे से मैंने समझा रखा था। बाकी यहाँ हम कौन सी यूनिट से पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। 2023 के थोड़े से पेपर पर बात करूंगा 5 मिनट। सबसे पहले 5 मिनट में अभी सिलेबस बताऊंगा। 5 मिनट सिलेबस बताने के बाद 5 मिनट में आपको 2023 का जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2 पेपर है, उस पर बात करेंगे। और फिर आगे आपकी जो यूनिट मुझे नई आज स्टार्ट करनी है, भारतीय दर्शन। हम भारतीय दर्शन ही पहले क्यों पढ़ाते हैं, उसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा। 2023 का पेपर दिखा करके, 2022 का पेपर दिखा करके, तो ये बात है। और फिर हम लोग उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे और दर्शन को लेकर के अध्ययन आरंभ करेंगे कि कैसे हम लोगों को दर्शन का आरंभ करना है। हम में से जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, जैसे वीरेंद्र जी, मानसी जी, ये आप लोगों को ये मालूम चलेगा इसमें कि देखो किस चीज में फोकस करना है, ये देखिएगा आप, जो मैं 5 मिनट क्वेश्चन के लिए बताऊंगा। दूसरा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आ रहा है, और आप लोगों को अपनी सेल्फ भी तैयारी करनी है, आप कोचिंग ज्वाइन करनी है, जैसे भी करना है आपको, जहां भी करना है, तो आप लोगों को कैसे तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए, मतलब किन चीजों पर ज्यादा फर्स्ट पेपर में नंबर तभी अच्छे आएंगे जब इस पर फोकस करोगे आप लोग। और फिर हम दर्शन पढ़ाएंगे, तो आपको देखना है कि कैसे आपको आंसर तैयार करने हैं, कैसे टॉपिक्स तैयार करने हैं, ये चीज आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। चलिए, तो मैंने बता दिया कि लेक्चर में आज के में हम लोग क्या करेंगे। चलिए, सबसे पहले 5 मिनट हम सिलेबस पर बात करने वाले हैं। सिलेबस ये है कि आपकी इसमें 8 यूनिटें हैं पेपर 1 में, और ये मेरे हाथों से सिलेबस में लिखा हुआ है, क्योंकि जो यूपीएससी का सिलेबस है, उसमें तीसरी यूनिट के सिलेबस को, तीसरी यूनिट के सिलेबस को और चौथी यूनिट के सिलेबस को एक ही यूनिट के नाम से दे रखा है। तो थोड़ा सा ऑफिशियल सिलेबस में मिस्टेक है। यदि आप लोगों को ये बात मालूम नहीं है, तो आपको मालूम कर लेनी चाहिए। बाकी मैंने जो लिखा है यही सही सिलेबस है। चलिए, तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, प्रथम पेपर की बात कर रहे हैं। इसमें पहली यूनिट में व्याकरण पोर्शन लगा हुआ है, जिसमें आप सब जानते हैं संज्ञा, संधि, कारक, समास आदि लगे हुए हैं। इसके बाद दूसरी यूनिट भाषा विज्ञान की है। तीसरी यूनिट जो आपकी लगी हुई है, और चौथी यूनिट वो आपकी साहित्य से लेकर के है, ठीक है? तो पहली व्याकरण, दूसरा भाषा विज्ञान, तीसरी और चौथी यूनिट साहित्य को लेकर के है, पांचवी यूनिट निबंध को लेकर के है। तो आप लोग जो संस्कृत में लिखने होते हैं, अनिवार्य होता है, ये पांचवी यूनिट है, क्योंकि ये संस्कार पर वर्ण आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, कला और विज्ञान, तकनीकी विज्ञान, ये जो लगे हुए हैं, ये सब एक्स्ट्रा तो मैंने कुछ समझाने के लिए लिख रखा है सिलेबस में, वो है। तो ये मैंने बताया कि पांचवी यूनिट में आपका क्या है, संस्कार है, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, कला और विज्ञान। इसके अलावा जो आपकी छठवीं यूनिट है, इसमें भारतीय दर्शन लगा हुआ है। सातवीं यूनिट एक निबंध नाम से आती है।
वैसे निबंध तो असलियत में 7वीं यूनिट ही है, 5वीं यूनिट निबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो स्पष्ट टॉपिक्स दे रखे हैं कि भाई संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, कला और विज्ञान और तकनीकी, इन्हीं से कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आपके आते हैं, और जो पढ़ते हैं आप वही आते हैं, मतलब इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे इस यूनिट में। लेकिन ये वाली यूनिट निबंध की है, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2023 का पेपर आप देखें तो तीनों प्रश्न दर्शन से आए हैं। किस यूनिट से हैं? दर्शन से, यानी कि 6वीं यूनिट के तीनों प्रश्न यहाँ आए हुए हैं। तो आप समझो 50 नंबर का दर्शन इस यूनिट में आया है, 50 नंबर का दर्शन इस यूनिट में आया है। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, जो अभी पिछले वर्ष एग्जाम हुआ है, ठीक है, इसका अभी रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, मैंने उसकी चर्चा यूट्यूब पर की थी, आप लोग जुड़े होंगे तो मैंने बताया आपको कि 6वीं और 7वीं यूनिट 100 नंबर का दर्शन है। इसके अलावा 8वीं यूनिट में गद्यांश आता है, उसमें 5-5 प्रश्न रहते हैं, जिसको आपको अपनी संस्कृत भाषा में लिखना होता है। ये अनिवार्य नहीं होता है, ऐच्छिक होता है, लेकिन इसमें अच्छे नंबर मिलते हैं, इस कारण इसमें करना चाहिए। तो ये मैंने दिखाया आपको अभी तक केवल 8 यूनिट का सिलेबस कि दर्शन कहाँ लगा हुआ है। चूंकि हम दर्शन से क्लास आरंभ करते हैं अपना, तो 6वीं यूनिट में दर्शन लगा। जी सर, दर्शन होता क्या है? जैसे कि मतलब दर्शन मतलब आप बोल रहे तो समझ में आ नहीं रहा है। ओके, ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो, आपने व्याकरण विषय सुना है? व्याकरण सुना है? हाँ सर, सुने व्याकरण। वेरी गुड। ऐसे ही साहित्य विषय सुना होगा, ऐसी ज्योतिष सुना होगा, यस सर। पॉलिटी सुना होगा, हिस्ट्री सुना होगा। इसी प्रकार का एक विषय ही है दर्शन, ठीक है। सर, दर्शन सब्जेक्ट है? हाँ, दर्शन सब्जेक्ट है। यहाँ तक कि अपने यूपीएससी में जैसे आप संस्कृत ऑप्शनल सोच रहे हो ना, ऐसी दर्शन ऑप्शनल लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कुछ विषय होते हैं, उनका अध्ययन करना पड़ता है। तो वो 2 टाइप के विषय होते हैं, इसको मैं अभी आगे बताऊंगा। दर्शन का अर्थ क्या होता है ये भी आज की क्लास में ही मैं समझाऊंगा। दर्शन के अंतर्गत, दर्शन जो सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें आराम से पूछिएगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ। देखिए कि 8 यूनिट लगे हैं, 8 यूनिटों में आपकी 6वीं यूनिट और 7वीं यूनिट में दर्शन है। अब ये केवल कहने से नहीं होता है, मैं आपको 2023 का पेपर दिखाता हूँ। ये 10 ईयर का पेपर है, आप लोग देख रहे हैं इसमें एक साथ देखो। ये आप यदि आपने देखा है तो ये 2023 का पेपर है, ठीक है। और 23 का पेपर में देखो, ये पहली यूनिट व्याकरण की यूनिट है। दूसरी यूनिट जो आप देख रहे हैं भाषा विज्ञान की यूनिट है। तीसरी यूनिट में साहित्य पूछा गया है। चतुर्थ यूनिट में देखो साहित्य पूछा गया है, यदि आप जानते हो तो रस सूत्र के बारे में पूछा गया है। रामायण आदि काव्य है, बताइए आपको लगता है तो ये पूछा। साधनीयम नेसदम विद्वत औषधम, दिय चरित्र विद्वानों के लिए औषधि है। ये साहित्य है वस्तुतः। इसके बाद देखो ये है जो आपको मैं बता रहा था, वर्णाश्रम व्यवस्था, आर्यभट्ट के बारे में पूछा। वर्ण व्यवस्था आश्रम में पूछ लिया, आश्रम व्यवस्था में ज्येष्ठ आश्रम पूछ लिया, चित्रकला में भित्ति चित्रकला पूछ लिया। तो ये देखो जो आपका सिलेबस लगा है उसी से आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। दर्शन ये है 6वीं यूनिट में। देखो, श्रीमद् भगवत गीतासु स्थित प्रज्ञ लक्षणानि, ये दर्शन का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। श्रीमद् भगवत गीता और जो आपके में ईशावास्य उपनिषद लगा हुआ है, ये 2 भी दर्शन के अंतर्गत ही आते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। भले ये सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट में लगे हुए। चलिए, इसके बाद देखो सांख्य दर्शन का क्वेश्चन पूछा, देख रहे हो आप कि सांख्य आश्रित गुणत्रयस्य स्वरूपम कार्य विधिम प्रतिपादयत, ठीक है। ये जिसने मुझसे पढ़ा है शिल्पा जी, आपने पढ़ा होगा गुणत्रयवाद के बारे में। ऐसे पूछा शंकर भाष्य। हाँ, शंकर भाष्य का शास्त्र योनित्वात, ये है ब्रह्म सूत्र, एक है वादरायण का, उसमें सूत्र दिए हैं शास्त्र योनित्वात अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसी प्रकार से कुछ 4 सूत्र हैं केवल,
जिसमें से तीसरे नंबर का ये सूत्र है जो इसमें पूछा गया है। ऐसे 1, 2, 3 और 4 सूत्र हैं। इनको भी मैं डीप में पढ़ाऊंगा आपको कि चारों सूत्र क्या हैं और कैसे ये ब्रह्म की सिद्धि करते हैं। आपको कुछ लोगों को ये बातें हवा से जा रही होंगी जिनने दर्शन नहीं पढ़ा, लेकिन मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अभी आपने पढ़ा थोड़ी ना है कि आपको समझ में आएगा सब कुछ। अब समझ में आएगा जब आप पढ़ लेंगे इन चीजों को। योग दर्शन में देखो चित्त परिक्रमणी पूछा है। ये जो पातंजलि योग सूत्र है उसमें एक सूत्र है, उसी के आधार पर ये योग चित्त कर्मणि पूछा है। ऐसे ही आर्य सत्य होते हैं, चत्वारी आर्य सत्यानि, हमें लगता है ये आप लोग जानते होंगे, है ना। सर्वम दुखम दुखम, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध मार्ग, जिसे आप अष्टांग मार्ग कहते हैं। ये आप बौद्ध दर्शन में पढ़ते हैं। इसके बाद वैशेषिक दर्शन का विशेष नामक पदार्थ ये पूछा गया है कि वैशेषिक में विशेष पदार्थ है, 7 पदार्थों की बात होती है इसमें। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः। तो जो चौथे नंबर का है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, तो जो विशेष पदार्थ है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि देखो 50 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये हैं, और 50 का ये है, 100 नंबर का हो गया। इसके अलावा जो सेकंड पेपर है उसमें भी 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो टोटल में आपको बताऊं जो भारतीय दर्शन है आपका, उसका फर्स्ट पेपर में आपका रोल है 100 नंबर का लगभग। फर्स्ट पेपर में सर केवल? हाँ, केवल फर्स्ट पेपर में 100 नंबर का रोल है। और ईसावास्य उपनिषद और गीता को मिला दो सेकंड पेपर को, तो लगभग 120 से 130 नंबर का रोल है दर्शन का आपके 500 नंबर में से, 120 से 130। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि हर बार 120 या 30 आता है ऐसा नहीं है। हर बार कम से कम 70-80 नंबर का तो कंफर्म आता है, ये कंफर्म है। यानी कि 100% 70-80 नंबर का तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, लेकिन अधिकतम 120-130 तक का भी आता है, ये ध्यान रखो। तो ये मैंने बताया दर्शन का रोल। इसके अलावा फिर व्याकरण का है और साहित्य का है। तो ये बात तो हुई कि 6वीं यूनिट में दर्शन है जो हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा, यदि आप में से मेंस दिया है किसी ने, शायद नहीं दिया होगा संस्कृत से, तो देखिए फर्स्ट पेपर थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, सेकंड पेपर चुनौतीपूर्ण कम रहता है। यदि फर्स्ट पेपर में आपको, अच्छा हम में से मानसी आपने पहले संस्कृत पढ़ा हुआ है, तैयारी हाँ, की? हाँ सर पढ़े हैं। अच्छा, तो उतना वो गहराई से उसको मतलब ये नहीं पढ़े हैं। 11-12 तक हम लोग का संस्कृत बेस अच्छा रहा। यहाँ पे ऑनर्स में संस्कृत के कोई अच्छे टीचर ही हम लोग को नहीं मिले कॉलेज में चाहे कहीं भी। वहीं गेस्ट पेपर से हम लोग पढ़ के क्वेश्चन दिए और वो बीए कंप्लीट हुआ। अच्छा, नहीं, हाँ, तो आप लोग, आपको फर्स्ट पेपर जो है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपने सोचा है? जैसे सर, आपको जो संस्कृत ऑप्शनल है उसका पहला पेपर है, इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ 8 में से आप कौन कौन से 5 अटेम्प्ट करेंगे? देखो पहला और 5वां तो अनिवार्य है, तो ये तो करोगे ही। इसके अलावा 3 क्वेश्चन कौन से करोगे अटेम्प्ट? ये डिसाइड किया? इसके बारे में सर अभी हमको आइडिया ही नहीं है कि मतलब कौन सा अनिवार्य है, कौन सा कंपल्सरी है सर। कोई बात नहीं। आप एक बार हमारा लास्ट वाला कर सकते हैं, 8वां नंबर वाला। हाँ, बोलिए, कोई बता रहे हैं आप में से? जी, कौन सा? आप कौन सा करेंगे? 8वां वाला करेंगे। 8वां और 8वें के अलावा 3 हो गए। बता रहा हूँ। अविनाश जी ने बता दिया ना, अविनाश जी बता रहे हैं। कुलदीप जी 1 2 5 7 8, वेरी गुड। इन्होंने कहा 1 2 5 7 8, अच्छा है। 1 2 5 5 अच्छा है, 8 अच्छा है, 1 2 2 में तो नंबर अच्छे, ठीक है। 5 7 भी अच्छा है, वेरी गुड।
अब देखो क्या हो रहा है। हाँ ये मिल रहा है अभी। ये दिख रहा है पेपर, आप इसको भी देख सकते हैं। फर्स्ट में आपका, सेकंड में भाषा विज्ञान है, थर्ड में साहित्य है, फोर में साहित्य है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग फर्स्ट पेपर पर क्या सोच करके तैयारी कर रहे हैं। कारण ये है कि फर्स्ट पेपर ही सबसे दिक्कत कर रहा है अभी। सेकंड पेपर का तो मैं आपको बताऊं, जो मेरा नोट्स में 250 नंबर का मैंने उत्तर लिखा है वही 250 नंबर का आता है, सेम का सेम, मतलब एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं आएगा, जो नोट्स में वही आता है। फर्स्ट पेपर में क्या होता है कि 250 का मैं पढ़ाया तो सीधे तौर पर 200 नंबर का आता है। 50 नंबर का ऐसा आता है कि यदि आपने ढंग से ऑप्शनल मेरे से पढ़ा होगा तो आप प्रैक्टिस उस ज्ञान का यूज करके लिख पाएंगे और चीजें। तो ऐसा होता है, लगभग 500 में से 450 अंक के करीब का नोट्स से डायरेक्ट लिया जाता है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें, और देखिए क्या है कि यदि आपको फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर लाना है, या जो विद्यार्थी मेरे अच्छे नंबर लाए हैं फर्स्ट पेपर में, उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया है मैं वो आपको बता देता हूँ, और किसी यूनिट को अटेम्प्ट करने में क्या प्रॉब्लम है मैं ये बता देता हूँ। फर्स्ट व्याकरण का सभी को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, छोड़ भी नहीं सकते आप। पांचवा आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा पहला पेपर में, नहीं छोड़ोगे, यानी कि ये 2 अनिवार्य हैं। सभी को मालूम है ना ये बात? हाँ सर। ये सभी को मालूम है ना कि ये 2 यूनिट अनिवार्य हैं। इसके अलावा आपको चयन करना है दूसरे में से, तीसरे में से, चौथे में से, छठवें में से, सातवें में से, आठवें में से। इनमें से आपको, इनमें से कोई एक चुनना पड़ेगा और इनमें से कोई एक या 2 चुनना पड़ेगा। मतलब अभी 3 चुनना है, लेकिन इनमें से भी एक चुनना अनिवार्य है और इनमें से भी एक चुनना अनिवार्य है। यानी कि 2, 3 और 4 में से एक ना एक अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, और 6, 7, 8 में से भी एक अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि 2 तो सर अनिवार्य करने हैं, बाकी में यही 3 अटेम्प्ट कर लूं, ये सभी छोड़ दूं, तो क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा कहा है यूपीएससी ने कि इनमें से एक कोई अटेम्प्ट करना है और एक इनमें से अटेम्प्ट करना है। मतलब सर एक क्वेश्चन ऐसा है जो हम कहीं से भी कर सकते हैं, बाकी हमको करना ही है। हाँ, मतलब 2, 3, 4 में से जो, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इसमें से दूसरे नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। जैसे अविनाशी ने कहा, इस वाले खंड में से दूसरे नंबर का, यानी कि भाषा विज्ञान वाला, ये वाला जो यहाँ लिखा हुआ है, ये भाषा विज्ञान का लिखा हुआ है। ये सभी क्वेश्चन डायरेक्टली नोट्स में थे। तिगंत प्रयोग, वैशिष्ट्यम, अर्थ विकास से दिशा, भाषा विज्ञान में कात्यायन का योगदान, ये मैंने डायरेक्टली पढ़ाए हुए थे तीनों क्वेश्चन, और ये इस बार 2023 में डायरेक्ट आए थे। हर बार वही आते हैं, क्योंकि डिसाइड है ना यहाँ कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन क्या आने। तो ये मैंने कहा कि ये अटेम्प्ट करना चाहिए। तीसरा, चौथा भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, साहित्य के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये साहित्य वाली, जैसे संस्कृत कथा आश्रित एक निबंध लिखना है कि जो कथा साहित्य होता है उसके आधार पर। एक ये कालिदास की वाणी की प्रशंसा में पूछा गया है कि प्रियंक पाली विमर्द हृदया न कालिदासस्य परस्य वाणी, ये पूछा गया। एक पूछा गया रामायणस्य उपजीव्यता, रामायण की उपजीव्यता के बारे में बताइए। एक कहा है कि मुक्तब काव्यों की समीक्षा कीजिए। तो ये साहित्य के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे यहाँ भी साहित्य के क्वेश्चन हैं। तो यदि आपकी बहुत अच्छी साहित्य है तो साहित्य से कर सकते हो आप। रस सूत्र को बताइए, इसको बताइए, जैसे अब आप लोगों ने मेरा, अविनाशी ने पढ़ा है, शिल्पा जी, ये वाला तो आप लोग वैसे ही पढ़ चुके हुए ना सेकेंडरी पेपर में। हाँ सर। नेतस्तम विद्वत औषधम, जी सर। तो ये तो सेकेंडरी पेपर में सब लोग पढ़ चुके होते हैं। तो सेकंड पेपर पढ़ने का भी इसमें अश्विनी जी थोड़ा बहुत लाभ हो जाता है। क्या कैसे हो जाता है? क्योंकि आप सेकंड पेपर में पढ़ते हो। जैसे और क्या है, हालांकि जी ये वाला भी आप यहाँ वहीं से कर सकते हो। प्रियंक पाली विमर्द हृदया न कालिदासस्य परस्य वाणी, ये तो फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है कि कालिदास के समान किसी और की वाणी नहीं है। कालिदास की वाणी इतनी सुंदर है, यानी कि शैली, भाषा शैली सरल है, जो कि इतनी सरल है कि सीधे हृदय को
भेदित करते हुए प्रवेश कर जाती है, यानी कि उनकी शैली आपके हृदय पर सीधे तौर पर प्रभाव उत्पन्न कर पाती है। ऐसा यानी कि वो जो चाह रहे होते हैं कभी आपको मजा देना काव्य पढ़ा करके, आनंदित करवाना चाह रहे होते, वो आप ले पाते, इतनी अच्छी उनकी वाणी। तो अन्य की वाणी ऐसी कम देखी जाती, तो ये भी वहां से हो सकता है। तो थोड़ा सा साहित्य का वहां का लाभ यहाँ मिल जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है, और इस पेपर में तो ये कर सकते हो, इसमें आप अटेम्प्ट दर्शन वाला कर सकते। इन 7, 8, 6, 7, 8 में से आपको बताऊं, मैं तीनों पढ़ाता हूं। आप ये सब तीनों पढ़ाए, और तीनों ही आपको तीनों के क्वेश्चन पेपर में आ रहे होंगे। यानी कि ये तो गद्य होता है भाई। देखो, यदि ये कठिन आएगा तब तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। यदि सरल आया और सामान्य आया तो आप अटेम्प्ट करो। यदि आप संस्कृत ज्यादा अच्छी जानते हो तब 8वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। लेकिन आपको संस्कृत पढ़ना और समझने ज्यादा नहीं आता है तब फिर इसको मत करो। फिर आप 6वां और 7वां अटेम्प्ट करो। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको संस्कृत बहुत अच्छी आती है, टाइम से आप 8वें क्वेश्चन को लिख पाएंगे और आप पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, आपको नंबर मिलेंगे, तो आपको 8वां अटेम्प्ट करना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो ये संस्कृत कैसी आपको आती है उस आधार पर डिसाइड होगा कि 8वां आप करोगे या नहीं करोगे। और नहीं आती है तो थोड़ी सीखना पड़ेगी, संस्कृत सीखना पड़ती है, मैं भी सिखाता हूँ। चलिए, तो ये 6वीं और 7वीं यूनिट में से दर्शन होता है, तो आप इन दोनों को भी अटेम्प्ट कर सकते हो 8वां छोड़ करके। तो ये 100 नंबर का दर्शन ही होता है, तो 100 नंबर का ये अटेम्प्ट कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड कर लीजिए, 5वां कर लीजिए, तो भी आपका काम हो जाता है। यदि दर्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो 100 नंबर का तो फर्स्ट पेपर में दर्शन ही आएगा। तो 100 में से आप आराम से 70-80 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो आप पढ़ के जाते हैं लगभग वही आते हैं क्वेश्चन। दर्शन भी अच्छा है, तो अपने में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, लेकिन कंपटीशन सबसे ज्यादा कहाँ है? फर्स्ट पेपर में सभी के नंबर कट रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चन में कंपटीशन है, यानी कि व्याकरण वाले पोर्शन वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और बनते हैं तो ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है कॉलेजों में। आप खुद सोचो, मैं आपको बता देता हूँ। आपने समास, मुझे लगता है अश्विनी जी ने पढ़ा होगा, कई लोगों ने, आप लोगों ने समास जीवन में जरूर एक बार सुना होगा। बहुब्रीहि तत्पुरुष, नाम तो सुने होंगे ना? हाँ सर। लेकिन आपने कभी संस्कृत में समास के महत्व को नहीं पढ़ा होगा, न किसी ने पढ़ाया होगा, और न पढ़ाया जाता है। मैं भी व्याकरण से आचार्य किया हूं, तो ये कोई नहीं पढ़ाता है। मैं व्याकरण से आचार्य कर चुका, वहां नहीं पढ़ाया गया। मैंने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ा, भट्टोजी दीक्षित का, पातंजलि का महाभाष्य, है ना? तो कुल मिलाकर के ये सब चीजें, आप लघु सिद्धांत पढ़ो, ये सब चीजें पढ़ो, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई समास का महत्व नहीं पढ़ाएगा। लेकिन यूपीएससी संधि का महत्व पूछेगा, समास का महत्व पूछेगा, यहाँ तक कि आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न का भी महत्व पूछेगा। ये यूपीएससी में, अन्य एग्जाम में थोड़ा सा अंतर है। देखो, आप क्वेश्चन ही देखो 2023 का, क्रय के प्रायण अन्य पदार्थ विधानु बहुब्रीहि, जिसमें कोई अन्य पदार्थ विधान होता है उसे बहुब्रीहि कहते हैं। उदाहरण में बताता हूं आपको, पीतम अंबरम, पीला अंबर है, जिसका अंबर मतलब बस और पीला, तो पीतम का अर्थ हुआ पीला और अंबर का मतलब हुआ वस्त्र। तो देखो, पीला वस्त्र, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। पीतम का पीला हो गया, अंबर का वस्त्र हो गया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या है बताओ? आप लोग, सब लोग जानते होंगे। ये तो भगवान कृष्ण कह सकते हो या विष्णु कह सकते हो, ठीक है? तो भगवान विष्णु कहोगे, कृष्ण कहेंगे कुछ लोग, ये है। तो ये पीतम अम्बरम यशसा, यानी कि कोई अन्य पदार्थ प्रधान हो जाता है। जो पद लिखे हुए हैं वो प्रधान नहीं रहते। यहाँ अंबर, भगवान विष्णु, ना अंबर शब्द का अर्थ है ना पीतम का अर्थ है, ये कोई अन्य है, उसका ज्ञान करा रहा। तो अब पूछा क्वेश्चन क्या कि प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानु बहुब्रीहि इत्यत्र, यहाँ पर प्रायण जो शब्द कहा गया है, प्रायण पद का जो पाठ किया गया है, पाठस्य यानी पाठ किया, उसके महत्व को बताइए कि प्रायण क्यों कहा। यह देख रहे हो आप लोग,
ये यूपीएससी का समास है। तो थोड़ा ये समास के क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं। ऐसे ही हो जाता है एक शेष। देखो कह रहा है एक शेष समास के स्वरूप को बताइए कि एक शेष होता क्या है। आप जानते होंगे एक शेष के जहां दो शब्द हों और दो शब्दों में से एक शब्द ही केवल शेष बचे उसे एक शेष समास कहते हैं। जैसे माता च पिता च पितरौ, हंसश्च हंसी च हंसौ। देखो दो शब्द हैं, हंसश्च हंसी च। अब इनका समास करके एक ही शब्द बचता है, हंसश्च हंसी च हंसौ। जी वेरी गुड। तो ये आप क्या देख रहे हो, ये एक से समास का उदाहरण है। हालांकि कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, है ना। अभी मैं समास नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बस मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि एक से स्वरूप पूछ रहा है। अब स्वरूप को पूछ रहा है इसका, और सबको पता होता है केवल इतना ही। तो इसको थोड़ा डीप में पढ़ना होता है। तो आपकी फर्स्ट जो व्याकरण की यूनिट होती है वो थोड़ी सी कंपटीशन यहाँ ज्यादा है, आपका कठिन है यूनिट थोड़ी सी। इस पर बहुत अच्छी तैयारी करना पड़ेगी आपको फर्स्ट पेपर में नंबर आने के लिए। तो मैंने क्या बताया, ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आप यदि चाहो तो बेहतरीन तरीके से यदि दो पेज का इसमें लिख देते ना तो आपको इस 20 में से आराम से 15 से 17 नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें कटने का कोई बात ही नहीं यदि आपने बता दिया तो। और यही जिसके 15 नंबर आ जाते हैं उसको व्याकरण में बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं, जिसके यहाँ कट जाते हैं उसके व्याकरण में कम नंबर आते हैं। ये दो क्वेश्चनों में ये निबंध टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये व्याकरण का यूनिट कठिन है। दूसरा 5वें नंबर का यूनिट कठिन है, क्योंकि इसका कंटेंट कम मिलता है और संस्कृत में लिखना होता है। जैसे देखो आप इस बार पूछ लिया वर्ण और आश्रम व्यवस्था में संबंध। देखो वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, ये 3 व्यवस्थाएं हैं। तो इसमें वर्ण और आश्रम पूछा। वर्ण व्यवस्था वही कहलाती है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम व्यवस्था वही कहलाती है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। ये 4। पुरुषार्थ क्या कहलाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यहाँ अधिकतर पहले पूछता था आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ व्यवस्था का संबंध, लेकिन इस बार उसने वर्ण व्यवस्था यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, इनके बारे में संबंध पूछ लिया। सर ये संस्कृत में लिखना होता है? हाँ ये संस्कृत में लिखना होता है। इस पर मेरे परफेक्ट उत्तर बने होते हैं, वही आते हैं हर बार आ रहे हैं। जैसे ये डायरेक्टली था, अब जो ये देख रहे हो ना ये वेरी स्टूडेंट का पेपर है, उसी की मैंने मतलब मुझे पेपर भेजा था जब मैंने इस पीडीएफ में जोड़ा था। इस सब वो अटेम्प्ट करके आया है। कारण क्या है, सीधे तौर पर आपके लिखे हुए नोट्स में ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। आपको बताऊं आर्यभट्ट का नोट्स में डायरेक्टली लिखा था, बराह मेहर का पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले साल बराह मेहर का आ जाएगा कि भारतीय ज्ञान परंपरायाम बराह मेहरस्य योगदानम समीक्षताम, भारतीय ज्ञान परंपरायां चरकस्य योगदानम समीक्षताम, भारतीय परंपरायाः आर्यभट्टस्य योगदानम समीक्षताम। तो आर्यभट्ट का, वराह मेहर का, चरक का, सुश्रुत का, भाई जिनका पूछा जा सकता है मैंने क्या किया नोट्स में उन सबका एक साथ कर लिया और एक 400 शब्द 500 शब्द के उत्तर बना के रख दिए कि आर्यभट्ट पर 400 शब्द का उत्तर, बराह मेहर पर 400 शब्द। ऐसा कि अब 400 शब्द पढ़ो और आराम से 150 शब्द पेपर में लो। तो ये आपको ऐसे तैयार करना पड़ेगा, बराह मेहर पर, सुश्रुत पर, आर्यभट्ट पर। समझ पा रहे हो? जो डेमो क्लास सुन रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ ये बात कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। जैसे वर्ण व्यवस्था पर निबंध लिखो, आश्रम व्यवस्था पर निबंध लिखो, पुरुषार्थ पर निबंध लिखो, फिर तीनों की इंटरलिंकिंग करके देखो कि क्या संबंध है तीनों में। 4 आश्रमों पर निबंध लिखो, हो सकता है अर्थ पुरुषार्थ पर पूछ ले, काम पर पूछ ले। कम से कम ऐसे इसमें आपको बताऊं जो लगभग मेरा नोट्स है 40 और लगभग 80-90 पेज का नोट्स है। वो 80-90 पेज पे ये सब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बना करके आप मतलब टॉपिक्स बनाइए, टॉपिक्स बना करके उसका 4 से 5 पेज का नोट्स बनाइए बढ़िया से। तो ये आप सेल्फ भी कर सकते हैं। मतलब सेल्फ में मुश्किल ये है कि आप ये कैसे समझेंगे क्या लिखना है क्या छोड़ना है, कैसी संस्कृत लिखना है। और कोचिंग का बस ये लाभ है कि मेरे में कंटेंट समझा दूंगा, नोट्स आपको दे दूंगा
आपको याद करना होगा और लिखना होगा। जैसे जो इसमें विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ये लोग देख ही रहे हैं, शिल्पा जी हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, टॉपिक समझा दे रहा हूँ, नोट्स बना दे रहा हूँ, ये लोग नोट्स याद करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं। तो ये काम बचता है कोचिंग के बाद। बाकी आपको सेल्फ में कंटेंट खुद बनाना पड़ेगा। और देखो, कोई किताबें नहीं है, जो आप लोग कई बार पूछते हैं कि कोई किताब, एक परफेक्ट किताब कोई नहीं मिलेगी आपको। किताबें तो हैं, ऐसी बात नहीं है जिनमें ये सब टॉपिक्स कवर हैं, सभी टॉपिक्स कवर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे। समझ पा रहे हो ना मेरे भाई आप लोग, कि वर्ण और आश्रम में संबंध कोई किताब नहीं बताएगी। वर्ण व्यवस्था बता देगी, आश्रम व्यवस्था बता देगी, लेकिन संबंध कोई नहीं बताएगा। समझ पा रहे हो? ये है। चलिए सर, सब कुछ मिल भी जाए लेकिन फिर यूपीएससी में लिखना कैसा है ना, कैसे है ना, वो भी सर नहीं मिलेगा। हाँ, ये है। तो ये आपको इस यूनिट में कंपटीशन है, और जिसने इस यूनिट में अच्छा कर लिया और जिसने पहली यूनिट में अच्छा कर लिया, यानी कि पहली यूनिट में और उस यूनिट दोनों 100 नंबर का है। यदि किसी ने 100 नंबर में यहाँ 70 नंबर ले लिए, 60 नंबर ले लिए, यही ले सकते हो आप लोग। यही 60 या सबसे 70 नंबर कठिन है ले लिए। सर। हाँ, यही यदि आपने 60-70 नंबर ले लिए, तब आपके इस पेपर में नंबर आ जाएंगे 150 प्लस। लेकिन यदि आपने फर्स्ट यूनिट में और 5वीं यूनिट में नंबर प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों संस्कृत में लिखना है ना पेपर में, हाँ सर। तो यदि इसमें नहीं कर पाए तो फिर आपका फर्स्ट पेपर बिगड़ जाएगा, और फर्स्ट पेपर बिगड़ा तो सेकंड पेपर स्वतः बिगड़ जाएगा, क्योंकि सर वो तो पहले ही सेकंड क्यों बिगड़ा बिगड़ रहता है। जाएगा फिर? सेकंड का ये रहता है कि लोगों के पास कंटेंट कहाँ है इतना अच्छा साहित्य में, मतलब इसलिए। और दूसरा की ये सबसे बड़ी दूसरी बात ये होती है, कंटेंट यदि दे भी दो तो याद कौन करता है कंटेंट? हाँ सर। याद करने वाली दिक्कत है। पहली बात तो कंटेंट ही नहीं है स्टूडेंटों के पास। कंटेंट हम दे भी रहे तो कितने लोग याद कर पाते हैं? केवल 2% लोग, 100 बच्चों में से 2 बच्चे वो भी कंटेंट सर याद नहीं कर हो पाते। पा रहा है, 2% भी। ये स्थिति रहती है, तो ये याद करना है। अब जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ कंटेंट की कमी नहीं है, भरमार है कंटेंट। देख रहे हैं आप लोग, ये पीडीएफ दिख रही होगी आपको, दिख रही है? जी सर। आप सभी को अश्विनी जी दिख रही हैं? ये सब हम कंटेंट इनको दे रहे हैं, सब कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, रोज कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, रोज यूनिट पढ़ा रहे हैं। नीति शतकम है, कभी मेघदूत है, हर चीज के नोट्स दे रहे हैं इन लोगों को, तो उत्तर बना करके दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कादम्बरी है, कादम्बरी के 20 वर्ष के क्वेश्चन हैं, ये हैं, पर सब पढ़ा डाले। लेकिन आप लोग तैयार करोगे, कंटेंट है, ये सब कंटेंट है। एक श्लोक है, एग्जाम्पल है, तैयारी का भी तो एक वो है। चलिए, तो ये फर्स्ट यूनिट आप लोगों के लिए सबसे प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए इसको ध्यान रखना है आप। ओहो, देखो अब कल ही पढ़ाया मंदम मंदम। चलिए, तो ये आप लोगों ने देखा कि कंपटीशन आपको कहाँ है, फर्स्ट यूनिट में, 5वीं यूनिट में। और नंबर अच्छे लाना है यदि किसी को बहुत अच्छे फर्स्ट पेपर में, तो 3 यूनिटें आप अटेम्प्ट करो, फर्स्ट, 5वां, 8वां, दूसरा, और मतलब ये 3 तो करनी ही चाहिए जिसको बहुत अच्छे नंबर लाना है। इन तीनों यूनिटों में 100 नंबर आ जाएगा, 100 नंबर 120 नंबर आ जाएगा, 120-25 नंबर आ जाएगा इन तीनों में ही, यदि आप बहुत अच्छे से। और इसमें व्याकरण का रोल है कंप्लीट, इन तीनों में व्याकरण और संस्कृत अनुवाद का रोल है। यदि संस्कृत अनुवाद सर, और 2 यूनिट और आने, अभी तो 3 हुई हैं। हाँ, 3। इसके अलावा फिर आपको एक भाषा विज्ञान जोड़ लेना चाहिए, दूसरा दूसरी यूनिट, यूनिट। और एक आपको दर्शन वाला, या तो 6वां या 7वां। हाँ सर। मतलब जो देखो, बाहर वाले विद्यार्थियों के पास दर्शन का बिल्कुल अच्छा कंटेंट नहीं है। जो मेरी कोचिंग पढ़ते हैं उनको कह रहा हूँ मैं, 6वीं या 7वीं यूनिट जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। और 8वां नहीं भी करते हैं तब भी आपको 6वां 7वां करना चाहिए, क्योंकि दर्शन पर बहुत ही पीएचडी कर रखी है आपकी सर ने। एक एक चीज का बहुत ज्यादा अच्छा नोट्स बना रखा है मैंने। मतलब आप ये समझो कि 4-5 महीने केवल मैंने दर्शन के नोट्स को दिए थे जब बनाया था। और कल मैं अच्छी जगह पर, मतलब कई लोगों को पढ़ रहा था, उन्हें भी उतनी क्लियरिटी नहीं है टॉपिक्सों पर जो पढ़ा रहे हैं। जैसे बौद्ध के सौत्रांतिक पर, वैभाषिक पर, योगाचार पर, विज्ञानवाद पर, ये इन टॉपिक्सों पर अच्छी बुकों वालों को यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए एक बार ये टॉपिक्स,
आपको मालूम चल जाएगा कि व्यवहारिक पर कितनी क्लियरिटी है। 2.5 पेज का कोई कंटेंट यूट्यूब पर दे नहीं पाएगा। सर ज्यादा कुछ नहीं मिलता, वो बस ऐसे ही मतलब 1-2 लाइन में बता देते हैं सर। मैंने सर क्लास करने के लिए ना उसके पहले सर मतलब थोड़ा बेसिक समझ में आया ना, इसके लिए सर देखा था, और ज्यादा कुछ नहीं मिलता सर, आपके जितना तो नहीं मिलता। दिक्कत ये आती है कि कारण ये कि किताबों में है नहीं, और इनके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको सर्वदर्शन संग्रह है, ठीक है, इस टाइप से किताबें कुछ कुछ पढ़ना। जो संस्कृत से होंगे आप में से विद्यार्थी वो इस किताब का नाम जरूर सुने होंगे, सर्वदर्शन संग्रह वगैरह, या अन्य की भी जो किताबें होती हैं। तो जैसे सांख्य कारिका की कुछ कारिकाएं आती हैं, पुरुषत्कारवाद, पुरुष, प्रकृति, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, दुखत्रयवाद, गुणत्रयवाद, कैवल्य सिद्धांत, इनके लिए तो मेरा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी, मेरे विद्यार्थियों को मैं 100% कहता हूँ 7वीं 8वीं यूनिट, 6वीं 7वीं 8वीं में से जो भी आपको मन हो तीनों में से कोई भी करो, नंबर बराबर मिलेगा। हाँ सर, वो तो पेपर में सिचुएशन के अनुसार करना है कि ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, 7वीं के या 6वीं के 8वीं के, उस हिसाब से कर लो। यही करते हैं। इस बार भी स्टूडेंट ने यही किया था कि इस बार देखो ये सब पैराग्राफ बहुत सरल आए हैं, श्री अन्नम पर आए हैं, तो मेरे विद्यार्थी ने देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन किया, और क्या किया, देखो 8वें नंबर के क्वेश्चन की ये भी बहुत सरल आया था, पृथिव्याम माता अस्मदानी नाम, हम सबकी पृथ्वी माता, ये सब बार मार लोड़ी थी, तो पूछ रहा है का माता अस्मदादी नाम। अब केवल इतना नहीं लिखना है कि पृथिव्या, उसमें थोड़ा सा और भी चीजें ऐड करनी होती। तो सर ये संस्कृत में लिखना होता है? हाँ, ये संस्कृत में करना होता है, पर उत्तर इसी पैराग्राफ में होता है इसका। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा अनुवाद सीख लो तो ये सभी क्वेश्चन हो जाए। पैराग्राफ में से ही ले लेके करना है ना सर, जो 2-3 लाइनें लिखनी है वो भी उसमें मतलब पैराग्राफ से ही लिखनी है ना? जी, पैराग्राफ से ही मूल भाव उसका ग्रहण करना है। वही कह रहा है, देखो अधोलिखितेषु सम्यक अवधार्य तत् अधस्तात् पृष्ठानाम अनुत्तरम देवनागरी लिपियाम, तो अधस्तात् नीचे जो दिया गया है उसी के आधार पर लिखना है। अधोलिखित संबंध सम्यक अवधार्य, अधोलिखित संदर्भ को अच्छी तरीके से दिमाग में बसा करके अवधारित करके, असम्यक अवधार्य अच्छी तरह से अवधारित करके, तत् अधस्तात् नीचे लिखे हुए कृष्णानाम क्या लिखा है, कृष्णानाम उत्तरम लिखना है, कृष्णानाम उत्तरम देवनागरी लिप्या, देवनागरी लिपि में स्वेन संस्कृतेन, अपनी भाषा में, अपनी भाषा का मतलब ये नहीं बुंदेलखंडी में है ना या किसी भी क्षेत्र की भाषा में, संस्कृत में लिखनी है, यानी कि टूटी मूटी संस्कृत में, अस्ति वर्तते पठ्यते, जो भी आपकी सामान्य संस्कृत है उसमें। तो ये आप लोगों ने देख लिया। मैंने फर्स्ट पेपर की बात कर ली है, फर्स्ट यूनिट में कंपटीशन है, 5वीं में कंपटीशन है, 8वीं में है। इन तीनों को जो बहुत अच्छे से करता है उसके फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास मेरी कोचिंग पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं, उन्हें 6वां 7वां 8वां ही अटेम्प्ट करना चाहिए और दूसरा करना चाहिए। बाकी आप लोग बाहर से जो तैयारी कर रहे हो उसका मुझे मालूम नहीं है। यदि आपका साहित्य बहुत दमदार है तो साहित्य करो भाई, समझ पा रहे हो ना? जी सर। हाँ, साहित्य दमदार है तो साहित्य करो, यदि जो भी आपका अच्छा है उसको करो। तो मेरे पढ़ने वाले हैं उन्हें 6वीं 7वीं 8वीं यूनिट में से अटेम्प्ट करना चाहिए, 8वीं को बल देना चाहिए, कोशिश करना है कि 8वीं का आप कर पाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि 6वीं और 7वीं के सभी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आप 6वीं 7वीं पर जा सकते हो और टाइम से लिख सकते हो, अच्छा नंबर मिलता है 6वीं 7वीं में, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा 6वीं और 7वीं में। चलिए, मतलब ये पिछले 4-5 साल का यही रिकॉर्ड है कि जो पढ़ाते हैं वही आया है, और 10-20 साल पहले का भी ये रिकॉर्ड है, जो पढ़ाते हैं वही आता है। तो ये क्वेश्चन आपको भी बताएंगे ये है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन पर बात कर ली, यूनिट पर बात कर ली। अब हम लोगों को इसलिए पढ़ना क्या है, सबसे पहले अभी हम लोग दर्शन पढ़ेंगे और दर्शन के बाद हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 6वीं यूनिट और 7वीं यूनिट पढ़ेंगे अभी जी। बाद में हम लोग फिर इस दर्शन होने के बाद पढ़ेंगे पहली यूनिट और दूसरी यूनिट। तो आपका फर्स्ट पेपर आधा कंप्लीट हो जाएगा, आप ऐसा मान के चलो, केवल 5वीं यूनिट छोड़ करके तो इतना हो जाएगा, यानी कि आधा पेपर ये हो गया दूसरा नंबर का जो आपको अटेम्प्ट करना है। और 8वां के लिए पढ़ना कुछ नहीं होता है, बस उत्तर लिखना सीखना होता है, थोड़ा सा अनुवाद के लिए प्रैक्टिस करना होता है, और वह कुछ आंसर कैसे लिखने हैं, इस पैराग्राफ में से आंसर कैसे ढूंढने हैं, इसकी भी ट्रिक है कि कैसे आंसर ढूंढने हैं, कैसे लिखना है।
कुछ कुछ सर शब्द समझने होते हैं, का, कहा, कहा, कहानी, पूछ क्या रहा है, किम, इन शब्दों को समझ लो। कहा, सर कऊ के, कम कऊ, कान के, काभ्यम, कई किस्म काभ्यम की। हाँ बोलिए। ये जो 8वीं यूनिट है, जैसे ये 5 क्वेश्चन दिए इसमें हैं और 5-5 नंबर के हैं, तो इसमें वर्ड लिमिट लगभग कितना क्या रहता है सर? 3-4 पंक्ति, यानी कि एक पंक्ति में मुश्किल से 6 से 7 शब्द बनते हैं, 30 शब्द केवल। तो सर पैराग्राफ तो छोटा है, मतलब हमको भी अपना कुछ उसमें ऐड करना है बना के। जी, वही तो करना है, थोड़ा सा अपना ऐड करना है, क्योंकि पैराग्राफ छोटा है और हाँ उसके भाव को समझना है। भाव को देखो, हमसे जो आज तक स्टूडेंट पढ़े होने में समझा दे रहा हूँ, और आप लोग भी समझ जाओगे कैसे। जी जैसे मैंने बात किया आपसे बात कहा कि सबको क्षणिक है, इस संसार में सब बदल रहा है भाई। ठीक है शिल्पा जी, मानसी जी, सर्वम क्षणिकम आपके क्षणिकम। हाँ, जी आपके बाल बढ़ रहे हैं सर के, आपको लेकिन पता नहीं चल रहा है। जी आपका सर। नाखून प्रतिदिन बढ़ता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। पेड़ प्रतिदिन बढ़ता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। यानी कि सर्वम क्षणिकम क्षणिकम है, ये एक सिद्धांत हो गया। अब मान लो इसमें सर्वम क्षणिकम क्षणिकम की बात आ जाए। अब इस सर्वम क्षणिकम को सिद्ध करने के लिए आपको दूसरे कोटेशन का प्रयोग करना, तो कैसे करोगे? कहोगे, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हाँ अब पर ये क्या सर कह ये रहा तो है? ये भी तो हिंदी में हो गया, लेकिन अपन को तो हाँ इंग्लिश उसमें संस्कृत में लिखना है बनाकर। हाँ, आप ऐसी कोटेशन हिंदी वाली भी प्रयोग कर सकते हो। संस्कृत में यदि लिखना है तो आप ये करो, बस जैसे आप शरीर के, जब आप हमारे पढ़ते हैं, आपने गीता पढ़ा होगा, तो गीता में जब आप आत्मा के बारे में वो कहते हैं कि बसांसी जीर्णानि यथा विहाय तथा शरीराणि, वो श्लोक याद नहीं आ रहा है क्या है, जिसमें कहते हैं कौमारम यौवनम तथा तथा धीरा। एक मिनट, आप लोगों को श्लोक याद आ रहा है? इसमें वो कहते नहीं हैं सर। तीनों अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। कौन सा श्लोक है? हाँ, नहीं, उसमें युवावस्था से अपना मतलब बचपन, फिर युवा, फिर वृद्धावस्था, फिर अन्य अवस्था, ये जो है इसका एक श्लोक है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, बताइए। याद तो है, मतलब ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो कहता है कि चलिए छोड़िए, और दूसरा एग्जांपल दे दूंगा उसकी जगह पर। दूसरा एग्जांपल ये है, जब वो अपन देखते हैं, वो कहता है स्वप्न वासव दत्तम में कि कोई भी स्थिर नहीं है, सब कुछ पैदा हो रहा है, मर रहा है। सस्यमेव जायते, और पुनः जैसे एक कृषि होती है, वो उत्पन्न होती है और फिर विनष्ट होती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर विनष्ट होती है। ये क्या है? क्षणिक है। तो सस्यमेव जायते, फिर वो खत्म हो जाता है, इसकी बात होती है। और कहते हैं कि रज्जु छेदे के घटम धारयंती, कि यदि रज्जु किसी का छूट गया तो कौन उसको रोक सकता है। मतलब ये कि एक व्यक्ति है, कुएं से पानी निकाल रहा है, पानी निकालते समय यदि घट की उससे रस्सी छूट जाए तो उस घड़े को कौन बचा सकता है, उसकी भी बात आती है। वहां भी यही भाव है। तो कुल मिलाकर के ये कि सर्वम क्षणिकम क्षणिकम को सिद्ध करने के लिए आपको कई उदाहरण देने पड़ेंगे। ऐसे ही ब्रह्म को मान लो सिद्ध करना है कि ब्रह्म अनंत है, तो ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए क्या करोगे? मैंने बताए थे आपको पहले कि कहोगे अनंतम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि ब्रह्म, है ना, खलविदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर आप ईशावास्योपनिषद के कंटेंट जोड़ सकते हो। कुल मिलाकर के जो यहाँ बात की जा रही है कि पृथ्वी हमारी माता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए यदि आपके पास कोई श्लोक या कोटेशन है तो उसको भी यहाँ प्रयोग कर सकते हो। समझ में आ रहा? गाने की लाइन भी पता हो तो भी लिख सकते हैं सर। हाँ, क्या है बताइए गाना? और आपने सर वो जो गाना बोला था ना, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ तो सर वही पूछते हैं। हाँ, ये गाना वेरी, हाँ इन्होंने लिख दिया। वसांसी जीर्णानि यथा दुर्बलतां गतानि यथा लोके विहाय परित्यजान्यवानि गहनादि नरा अपराणि अन्यानि दे। इतना बड़ा लिख दिया, कितना टाइम लगा होगा टाइपिंग करने में? हाँ, अरे बाप रे, तुलसी ने तो सब कंप्लीट है। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय तथा, वो ऐसा शुरुआत से श्लोक अलग है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा शुरुआत में अलग है। चलिए, तो ये हम लोगों ने इतना देखा
कि ये 8वीं यूनिट है, इसको भी अटेम्प्ट करना है, इसके भी तरीके हैं कुछ अटेम्प्ट करने के, तो वो तरीके बताएंगे आपको, एक एक क्वेश्चन बताएंगे। अब हम लोग दर्शन को स्टार्ट करेंगे जो हम लोगों को आज पढ़ना है, ठीक है। 6वीं यूनिट पढ़ना है, 7वीं यूनिट पढ़ना है। जो यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, आज से दर्शन अपना जो कंप्लीट हो जाएगा, आज से 12 क्लास में दर्शन और 6 क्लास में, वो 18 क्लास में आपका 150 अंक का सिलेबस कवर हो जाएगा दर्शन का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट से। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप में से पूछ सकते हैं ना। हाँ, ये लिखा है इन्होंने क्वेश्चन, ये लिखा है, ये वाला है। वेरी गुड। कि बसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे व्यक्ति कपड़े बदलता है उसी प्रकार, और पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये शरीर, ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए कर लेता है, यानी कि शरीर में बदलाव की प्रक्रिया हो रही है, ये है। और यहाँ शरीर के बदलाव की प्रक्रिया दिखाई जा रही है, और दूसरा आत्मा की स्थिरता की प्रक्रिया दिखाई जा रही है इस श्लोक में, कि आत्मा स्थिर है, वो बदलती नहीं है, लेकिन ये शरीर बदलता रहता है, जैसे हम कपड़े बदलते रहते। ओके ओके। मैंने आचार कर रखा है यहाँ से, मतलब संस्कृत शुरुआत से ही मैंने पढ़ा है 9th क्लास से। बेसिक क्लास वालों को तो मालूम ही है, 9th 10th 11th 12th से लेकर के अभी तक संस्कृत का से ही पढ़ा हूँ। अभी आचार है, आचार तक मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैंने संस्कृत के लिए अभी स्टॉप कर रखा है, और अब सोच रहा हूँ कि पीएचडी भी कर लूँ। बाकी अभी तक मैंने यही आचार कर रखा है। डबल आचार है मेरा, एक 25 कोड वाला भी यदि आप जानते हैं, 73 वाला भी यदि आप जानते हो तो ये ठीक है। और बाकी मैंने इकोनॉमिक्स से भी एमए कर रखा है। हाँ, और आपने सुना होगा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस, सुना है? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान था, अब नाम ही चेंज हो गया मेरे विद्यालय का। अंक सूची में वही लिखा है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, अब नाम चेंज हो गया है, तो किसी को बताना पड़ता है तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कहना होता है। चलिए, और कुछ पूछना है तो यही मैंने कर रखा है ना उसके से। और बाकी तो मैं आप लोगों को ऑप्शनल पढ़ा ही रहा हूँ, लगभग तीसरा साल है या चौथा, 2020 से चौथा साल है। चलिए, हम लोग अब दर्शन पढ़ेंगे, और यहाँ से दर्शन की 6th और 7th यूनिट पढ़ेंगे, यही यहाँ लिखा हुआ है, और यहीं से हम लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है। दर्शन क्या है, कैसा है, और दर्शन के क्या टॉपिक्स हैं, वो सब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, जो दर्शन है वो दृश्य धातु और ल्युट प्रत्यय से दर्शन शब्द बना। अच्छा, आप में से दर्शन पढ़ा कौन है, पहले मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए। अविनाश जी ने पढ़ा है, ठीक है। कुलदीप जी आपने पढ़ा है, शिल्पा जी ने पढ़ा है, कुलदीप जी ने भी। दीदी आपने पढ़ा है पहले दर्शन? अच्छा, आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर, और अच्छा रहेगा, अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, तो जिन्होंने पढ़ा है तो अच्छा है, और नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं 0 से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, देखो, दर्शन शब्द है, एक तो दर्शन सब्जेक्ट है, क्योंकि आज इन्होंने मुझसे पूछा कि दर्शन क्या है, कुछ लोगों को यही कंसेप्ट, तो दर्शन एक सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। जैसे साहित्य है, ज्योतिष है, व्याकरण है। अब जैसे व्याकरण जब मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो बताता हूँ बी आंक उपसर्ग पूर्वक क्री धातु ल्युट प्रत्यय से लेकर के व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है, ठीक है। तो ऐसे ही दर्शन शब्द कैसे बना भाई,
लेकिन ये सब आपसे पूछा नहीं जाता यूपीएससी में। बस वो तुम्हें एक केवल सुनने मात्र के लिए बता रहा हूँ कि दर्शन शब्द जो है, दर्शन एक सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत कई विषय होते हैं, उनका अध्ययन करना होता है। तो ये तो हो गया एक। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है और ल्यूट प्रत्यय से बना है। सर्वाणी नामान्याख्यात जानी, यास्क अपने निरुक्त में ये बात कहते कि सभी शब्द कोई ना कोई धातु से ही बने होते हैं, लेकिन गार्ग ऋषि इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ धातु से नहीं बने होते, लेकिन फिर भी ये सर्वम सत्य है कि अधिकतर शब्द 99% शब्द धातु से ही बने रहते। मतलब उस शब्द में कोई ना कोई धातु अवश्य होगी। जैसे राम शब्द में रम धातु है, ठीक है। दर्शन शब्द में दृश्य धातु है, संस्कृत शब्द में क्री धातु है, संस्कार में क्री है, संस्कृति में क्री है। तो सभी शब्द किसी न किसी धातु से ही बनते हैं। यास्क ने अपने निरुक्त में जब निर्वचन किया तब बताया, और इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपको निरुक्त पढ़ा रहा होऊंगा भाषा विज्ञान के विकास क्रम में कि निरुक्त का क्या योगदान है। चलिए, तो दृश्य धातु यानी कि सभी शब्द धातु से बनते हैं। दर्शन भी एक धातु से बना है, दृश्य धातु से बना है। सभी शब्दों में लगभग प्रत्यय न होता है, ल्युट प्रत्यय है दर्शन शब्द में। तो ये अब दर्शन कहते किसे, दर्शन की परिभाषा क्या है? आप में से कोई मुझे बताएगा दर्शन किसे कहते हैं? बताइए दर्शन किसे कहते हैं? अंतर्दृष्टि से किसी चीज का तार्किक परीक्षण करना ही दर्शन है। वेरी गुड। और बताइए। सही है अविनाश जी। और बताइए दर्शन किसे कहते हैं? कुछ परिभाषा भी रखी हुई। दर्शन शब्द तो आपने सुना होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। तो दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन देखने को कहते हैं। किसे कहते हैं? देखने को। हाँ सर, दर्शन करना। जैसे मंदिर ही हम जाते हैं तो कहते हैं दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर जाकर के दर्शन करने जा रहे हैं यानी कि देखने जा रहे हैं। देखते ही तो हो, ये भगवान की मूर्ति, थोड़ा सर नीचे झुका देते हो, कान मान छू लेते हो, नीचे पीछे सर में कुछ हाथ मार लगा के आ जाते, यही दर्शन है। और क्या है? मतलब सामान्य लोगों के लिए दर्शन मतलब देखना। आप मॉल में जाते हो, आप लोग रोड पर टहलते जा रहे हो, विपरीत लिंगी प्रति आकर्षणम, है ना? पर्वत लिंगेषु आकर्षण, मतलब दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण देखते जाते हैं, लड़के लड़कियों को, लड़के लड़कों, दर्शन है। फुल्की का ठेला दिखा, दर्शन है। दर्शन मतलब देखना। लेकिन ये तो हुआ सामान्य दर्शन, हर व्यक्ति को दिखाई देता है ना भाई। हाँ, दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना, दृश्यति, दृश्यति, दृश्यता, दृश्यंति, देखना। वही बात दर्शन में भी है निहित। दर्शन मतलब देखना। हाँ, लेकिन ये ये सामान्य तौर लोगों पर का ये देखिए। हो गया सर, जो हमें दिख रहा है भौतिक रूप में वो सामान्य दर्शन हाँ। हो गया। लेकिन जो अंतर्दृष्टि से जो सभी लोग नहीं देख पा रहे हैं, हाँ, ये इस अब दर्शन होता में। है देखना और दूसरा होता है सही देखना। जी समझ में आ रहा? जी सर। देखना और सही देखना या विशिष्ट तरीके से देखना। जैसे क्या हुआ कि एक बालासोर की मान लो घटना हुई थी, वो छोड़ो, अभी कोई ताजी घटना लाते हैं। इलेक्ट्रोरल बॉन्ड सब लोग सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना मोदी जी का? हाँ सर। ये दिख रहे हैं आप, ईडी सीबीआई के कार्य देख रहे हैं, चुनाव आयोग के कार्य देख रहे हैं, न्यायपालिका कार्य देख रहे हैं। तो किसी भी चीज को देखना, लेकिन देखने में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसका यथार्थ निर्णयन करना देख करके, यानी कि उचित पक्ष क्या है इसकी, सकारात्मक पॉइंट क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, आप देख करके ये समझ करके वो लास्ट में ये लास्ट में यथार्थ निर्णय पर पहुंच जाए। ये है। अब विद्वानों की परिभाषाएं देख लेते हैं, अपनी छोड़ो परिभाषाएं, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया कि देखना मतलब दर्शन। अब दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है।
ये परिभाषा है, ये एक बहुत प्रचलित है कि दृश्य, गूगल पर सर्च करोगे यही परिभाषा आएगी, दृश्यते अनेनेति दर्शन, जिसके द्वारा देखा जाए उसी दर्शन कहते हैं। तो बात आया कि किसके द्वारा देखते हैं आप लोग, देखते किस चीज से हो? आंखों से ही देखते हो ना? हाँ सर। तो आप केवल आंखों से नहीं देखते हो, आप देखते हो 5 इंद्रियों और एक मन से। 5 इंद्रियों एक मन से, ये 6 तत्व होते हैं जिसके माध्यम से देखते हैं हम संसार को। नेत्र से आप क्या देखते हो? सब कुछ दिखाई देता है नेत्र से, तो कूलर रखा है, टीवी रखी है, पंखा रखा है, फ्रिज रखा है, फुल्की का ठेला लगा हुआ है, सब कुछ दिखता है, चाउमीन डोसा सब दिखता है। कान से क्या दिखता है? गाना सुनते हैं आप कान से, है ना, कि पड़ोसन क्या कह रही है, बगल वाली बैठी क्या कह रही है, हमारी चर्चा कर रही है क्या। कुल मिलाकर के आप कानों से सुनते हो, कहते दीवालों के भी कान होते हैं, तो कानों से सुनने का काम करते हो, गाना सुनते हो, मूवी, तो श्रवण का काम करते हो। जैसे आपसे कहा, आप किसी को जाके कहते हो भाई उसने तुम्हें गाली दी, इसका प्रमाण क्या है आपके पास? उसने हमें गाली दी, तो आप क्या कहते हो? मैंने अपने कानों से सुना। समझ में आ गया अविनाश? ये भी एक प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये भी एक प्रत्यक्ष ज्ञान है। ध्यान रखो कि कानों से सुना। आपने कहा ये चाय मीठी है, कैसे पता चला भाई? बोलोगे कि जिह्वा से मैंने चाय को चखा है, ये मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान है कि चाय मीठी है। आप कह रहे हो ठंडी लग रही है, कैसे पता भाई ठंडी लग रही है? बोले हमें त्वचा के रोम रोम खड़े हो गए हैं मेरी, तो तुम्हारी त्वचा को ये मालूम चला कि ठंडी है। ऐसे ही तुमने आप किसी नाले के पास से जा रहे थे और आपको बदबू आई, आप बोले बहुत बदबू आ रही है, कैसे पता है कि बदबू आ रही है? आपको सूंघ करके पता चल गया, घ्राण से। तो नेत्र, कर्ण, जिह्वा, त्वचा और घ्राण, इन सब से पता चलता है कि प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, आप प्रत्यक्ष उसको देख पाते। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान के 6 साधन है, ठीक है। और किसी चीज को देखने के लिए 4 ही साधन है। प्रत्यक्ष साधन इसमें सबसे इंपोर्टेंट है, इसको सभी भारतीय और पाश्चात्य दर्शनों ने प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार किया, प्रत्यक्ष दर्शन को माना है। प्रत्यक्ष ये 4-5 चीजें कहलाती हैं। एक मन भी होता है, जैसे आपको क्या नेत्र से अमेरिका दिखाई दे रहा है? नहीं। कान से दिखाई दे रहा है? नहीं। जिह्वा से दिखाई दे रहा है? नहीं। त्वचा से, घ्राण से नहीं दे रहा है, लेकिन आपको पता है ऐसा कि अमेरिका है। कैसे? कि आप किसी ना किसी ने तो नेत्र से देखा उसको, फिर आपके मन ने ये बात स्वीकार किया। आपका मन बंद होकर के जैसे ही बंद करोगे अमेरिका का मैप दिखने लगेगा आपको आंख में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलिए, है ना? तो ये दिखने लगता है क्योंकि मन से आपका पहुंच गया, मन से आपका परिचय हो गया। तो मन और भी चीजों को के बारे में कहता है, जैसे फुल्की खाने का मन कर रहा है तो मन फुल्की की ओर लालायत कर रहा है आपको। तो ये विज्ञान। चलिए सर, कुलदीप जी ज्वाइन है क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में बोला है लिंक भेजिए पुनः। अभी जी सर, ये 34 मिनट पे। अच्छा, एक मिनट उनको लिंक भेजना पड़ेगा फिर तो। आप भी कोई उसमें से शेयर कर दीजिए ना, आप तो लिंक ही लिंक है, सब जगह लिंक ही तो है। शेयर भी किए सर। हाँ, आप तो लिंक सबको, ये जुड़े तो हैं कुलदीप जी? हाँ तो सर इसीलिए तो हम पूछ रहे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। चलिए, आप तो सर्वम लिंकम लिंकम। चलिए आगे चलते हैं। तो दृश्यते अनेनेति दर्शन की जिसने अच्छा अभी जुड़े हैं, तो जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है भाई। समझ में आया? तो 5 इंद्रिय तो आज नेत्र, कर्ण, जिह्वा, घ्राण। हाँ, थोड़ा मैं मजाक करते रहता हूँ तो आप लोगों से ठीक है ना, जिससे कि मन लगा रहे। तो ये दर्शन हो गया भाई, 5 इंद्रिय मन से देखा जाता है। लेकिन अब अरस्तु महाराज की देख लेते। ये फोटो बना है इनका, फोटो यहाँ लिख करके लाए हैं, तो फोटो से ही देख लो कि ये क्या कह रहे हैं। अरस्तु महाराज दर्शन की क्या परिभाषा देते हैं। अरस्तु पाश्चात्य विद्वान हैं और आप जानते हैं ये बहुत पुराने विद्वान है ना।
चाणक्य इत्यादि के समय से है, तो ये बहुत पुराने विद्वान हैं। ये कहते हैं कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ रूप की जांच करता है। वाह, क्या बात कही कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है। पहली बात तो दर्शन विज्ञान है, कैसा भी हो, आप एक बात जान लो, दर्शन क्या है? विज्ञान है। फिलॉसफी साइंस है, ठीक है। यानी कि साइंस क्या करता है? रिसर्च किसी चीज की, और बताता है ये है या नहीं, सही गलत है, रिसर्च करता है। कोरोना क्या है असलियत में, ये बताता है साइंस। कोरोना के लिए क्या वैक्सीन बनाई जा सकती है। हालांकि चलिए अभी कुछ नहीं कहता। तो दर्शन एक ऐसा विज्ञान है, दर्शन विज्ञान है पहली बात, जो किसी भी चीज के यथार्थ रूप की जांच करता है, केवल भगवान की ही नहीं, सबकी जांच कर देता है। तो दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ रूप की जांच करता है। एक कामटे विद्वान है, उनकी भी परिभाषा देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। कह रहे दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। विज्ञान क्या करता है? किसी चीज के उचित अनुचित सही गलत का निर्णय करता है और बताता है, वो भी प्रमाणों के आधार पर करता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि न्यूटन का नियम है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण चीजें ऊपर फेंकते हैं तो पुनः वापस आती है, समझ पा रहे हो। इसलिए आप बॉल ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी, सेब भले ऊपर लगा होता है नीचे आता है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये इन्होंने दिया, ये विज्ञान का नियम है, विज्ञान ने बताया। तो विज्ञान क्या करता है? प्रमाणों के आधार पर परीक्षा करता है भाई, देखता है कि ये है या नहीं, ईश्वर है या नहीं है, ठीक है, आत्मा है या नहीं है, ये क्या है? ये दर्शन है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। अब मैंने भी एक परिभाषा बनाई है, मेरी लिखनी नहीं है आपको कहीं परिभाषा, चूंकि मेरे मरने के बाद फिर लोग मेरी परिभाषा लिखेंगे, जिससे कि मुझे कोई पता नहीं रहेगी। मतलब यही होता है संसार में, उसको जीते जी पद्म भूषण भारत रत्न कोई पुरस्कार नहीं देंगे, मर जाएगा तब देंगे। मुझे पर आपकी व्याख्या ही याद आ रही थी जब आप दर्शन के बारे में पूछ रहे थे ना तब। अच्छा हाँ, कि क्या पढ़ा था तब, आपकी व्याख्या ही याद आ रही थी कि किसी वस्तु, कोई वस्तु, विषय, वस्तु, कोई भी चाहे मुद्दा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मुद्दा हो, चाहे वो है ना नेशनल जुडिशियल कमीशन का मुद्दा हो, यानी कि एनजेएसी का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का मुद्दा हो, एनजेक का, या कोई भी मुद्दा हो संसार में, चुनाव का मुद्दा हो, ईडी का मुद्दा हो, केजरीवाल का मुद्दा हो, ठीक है, फेरा एक्ट का मुद्दा, कुछ भी मुद्दा हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी विषय हो संसार का, उसकी यथार्थता या सत्यता क्या है, असलियत क्या है, दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है, उसका परीक्षण करना ही दर्शन है। और यही बात इन्होंने भी कही थी। किसी विषय की गहरी समझ, अंतर्दृष्टि, गूढ़ ज्ञान, अध्यात्म की गहरी समझ, किसी धर्म भाषा की या किसी भी विषय का उच्चतम ज्ञान। हाँ कुलदीप जी, इसी टाइप की बात है। कुल मिलाकर के एक शब्द में ना, यथार्थ ज्ञान एक शब्द है, समझ में आ रहा? किसी भी चीज का यथार्थ ज्ञान, और यथार्थ ज्ञान करने के लिए आपको परीक्षण करना पड़ेगा, और परीक्षण करने के लिए आपको प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी। और यही तो न्यायाधीश करते हैं मेरे भाई, दोनों पक्षों की बात को सुनते हैं, उसके प्रमाणों के देखते हैं कि सही जजमेंट दे रहा है, सही बता रहा है प्रमाण या गलत है, फेक वीडियो है या डीप फेक है। डीप फेक बना के तो नहीं ले आया मोदी जी का, चेक करता है, फिर बस चेक करने के बाद एक निर्णय दे देता है। समझ में आ रहा? यही तो है यथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ रूप की जांच करना ही दर्शन है। प्रमाणिक ज्ञान, जी प्रमाणिक ज्ञान, प्रमाणिक ज्ञान कहो, यथार्थ ज्ञान करो आप, ये है दर्शन। दर्शन का कार्य क्या है? प्रमाणिक ज्ञान, ठीक है। और दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये परिभाषा है अपने दर्शन की। मेरी परिभाषा भी आप समझ गए। तो अब आपको दुनिया का कोई भी मुद्दा दिखे, उसके सही गलत की जांच करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? दर्शन। इसलिए आप कल आजकल देखते हैं कि आचार्य प्रशांत जी कुछ भी क्वेश्चन हो उसके बारे में बोलते रहते कि नहीं बोलते रहते। आप ओशो को जानते होंगे, कितने लोग जानते हैं? ओशो का नाम कितने लोग सुने हैं? हाँ,
ये ऐसा कर दीजिए या करिए, है ना, तो मुझे मालूम चल जाए। हाँ बिल्कुल सभी लोग सुने। आपको बताऊं, ओशो हर मुद्दे पर बोलते थे। आपको ये मालूम हो बात कि विदिशा की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से दर्शन शास्त्र थे ओशो, बहुत अच्छे विद्वान थे। हाँ, वो हर विषय पर बोले हैं। ऐसे ही आजकल वर्तमान में आचार्य प्रशांत जी भी हर मुद्दे पर बोल रहे हैं और अच्छा बोलते हैं। मतलब आप देखो, प्रमाण से बात करेंगे, अच्छा बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं उनकी हर बात से सहमत हूं, लेकिन ये है कि ठीक है, अच्छा बोलते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? सुन, तो वो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं वो हर प्रश्न? क्योंकि लोग समझते हैं कि दर्शन का मतलब है कि किसी भी चीज के बारे में जैसा जो है यथार्थ है वो कहो। और मैं देख रहा हूं कि ठीक है, वो कई बहुत सारे मुद्दों पर यथार्थ ही बोलते हैं, कि जो जैसा है वैसे ही बताते हैं। समझ में आ रहा जितनी उनकी जो भी है? तो ऐसा कि इसलिए यथार्थ है। आप अपने जीवन में दर्शन का बहुत उपयोग है। चलिए, दर्शन का यही काम है, यानी कि न्यायाधीश क्या करता है कि इसके उचित अनुचित की प्रमाणों के आधार पर व्याख्या करता है और तदनुरूप ही दंड का विधान करता है। ठीक है, धारा 302 की बात करेगा। बोले मर्डर किए हो? बोले हाँ। कैसे मर्डर कर? पहले से सोउद्देश्य मर्डर किए हो या गलती से मर्डर कर दिए हो? तो यदि कोई सोउद्देश्य मर्डर करता है तो 302 लगेगा, और यदि गलती से मर्डर होता है तो 304 लगेगा। तो मतलब फिर प्रमाणों की जांच करेगा, दुनिया भर का काम करेगा। मैं न्यायाधीश थोड़ी ना हूँ कि सब आपको पढ़ा दूं, एलएलबी थोड़ी करा रहा हूँ। चलिए, लेकिन हाँ करा दूंगा। चलिए, ये देख रहे हैं आप भगवत भी जीवन दर्शन है। हाँ देखो, दर्शन यथार्थ आप निर्णय कर लीजिए किसी चीज का, जो आप यथार्थ निर्णय कर लेते हैं और आपको लगता है प्रमाणों के आधार पर कि ये चीज सही है, और यदि उसको आप मानते हैं तो वो दर्शन है आपका। मतलब दर्शन कुछ नहीं है, दर्शन सीधा है कि देखना, और अच्छे से देखना वही होता है जो सही में अच्छा देख पाए। समझ में आ रहा? बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है? आपके जीवन में बीजेपी का दर्शन, कांग्रेस का दर्शन, सांसद का दर्शन, केजरीवाल का दर्शन, इनका दर्शन आना है। पति पत्नी के बीच में कैसे संबंध बनाना है, ये दर्शन आना है। आपको एक विवाह करना है, 2 विवाह करना है, 5 विवाह करना है, 1 गर्लफ्रेंड रखना है, 3 गर्लफ्रेंड रखना है, ये आपका दर्शन है। कैसे आप सब इनको हैंडल करते हो? सास और बहू के रिश्ते को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, ये दर्शन है। समझ में आ रहा? ये सब दर्शन है, बस मैनेज करना है आप। ये है व्यवहारिकता दर्शन की। मैं किताबों वाला दर्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, तर्क भाषा उठा करके लिए प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, कुछ समझ में नहीं आया, पूरा खत्म हो गया। मैं आपको असलियत बता रहा हूँ, यही है दर्शन। चलिए, जिससे कि जो दार्शनिक निबंध आते हैं आपके पेपर में ना, आप लोग अटेम्प्ट कर पाए, मैं सोच विकसित करवा पाऊं, यही मेरा उद्देश्य है कि आप वो क्वेश्चनों को समझ पाए और उस पर अपना सोच डेवलप करके लिख पाए। इसलिए मैं स्पष्टीकरण कर देना चाह रहा हूँ कि केस का उचित अनुचित का जो प्रमाणों के आधार पर करता है। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः, क्या कहा गया है? न्याय क्या है बोलो? हालांकि भी पढ़ा नहीं रहा हूँ। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। न्याय क्या है भाई? प्रमाणों के आधार पर अर्थ का परीक्षण करना। अर्थ का मतलब उचित अनुचित का परीक्षण करना ही न्याय। जो प्रमाण दिए हैं उन प्रमाणों के आधार पर किसी विषय का परीक्षण करना ही न्याय है। तो न्याय पालिका का कार्य क्या है? न्यायाधीश का कार्य क्या है? न्याय शब्द जुड़ा हुआ है इन सबके साथ। कि प्रमाणों के आधार पर सत्य असत्य की जांच करेंगे और तदनुरूप ही निर्णय लेंगे। मुझे लगता दर्शन क्लियरिटी हो गई होगी कि दर्शन क्या है ना। चलिए, विज्ञानों का विज्ञान है। अब ये क्या कर रही हैं दोनों बच्चे? ये परीक्षण ही तो कर रहे हैं भाई। ये इसमें से निकाल करके ये करेगा, डीएनए का चेक करना, ये वो दुनिया भर का, ये कोरोना में क्या वायरस है, उस वायरस को समझना, फिर वैक्सीन बनाना, फिर ये करना वो करना, ये सब क्या है? दर्शन है। तो दर्शन क्यों पढ़े भाई? सर अभी तक ये पता चला कि दर्शन क्या है, दर्शन में धातु क्या है, दर्शन है क्या। अब मैं आपको एक चीज और समझा दूं, दर्शन 2 प्रकार के हो। दर्शन में 2 प्रकार के विषयों का अध्ययन करना होता है।
दर्शन में 2 प्रकार के विषयों का अध्ययन करना होता है। कितने प्रकार के बोलो? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के। पूरे विश्व में कोई भी दर्शन हो, चाहे वो सांख्यकारी का हो, तर्क भाषा हो, या कृणावली, जो कुछ भी दुनिया भर के ग्रंथ हैं, वेदांत सार, अर्थ संग्रह, है ना, पतंजलि का जो योग सूत्र है वो हो, ब्रह्म सूत्र हो बादरायण का, कर्णावली हो, इन सब का काम क्या है? इन सब में 2 ही विषय हैं केवल। एक तो होता है व्यवहारिक दर्शन और एक होता है पारमार्थिक दर्शन। व्यवहारिक दर्शन में हमारे जो सामान्य जीवन से संबंधित जो भी विषय हैं, उन सभी के बारे में यदि हम बात करें तो वो कहलाता है व्यवहारिक दर्शन। जैसे एक शादी करनी चाहिए या बहुत शादी, यानी कि एक पत्नी, एक बहुपति, बहुपत्नी विवाह क्या करना चाहिए? एक पत्नी या बहुपत्नी, एक पति या बहुपति, क्या सही है? जैसे द्रौपदी बहुपति है और दशरथ बहुपत्नी है। समझ में आ रहा? जी सर। हाँ सर। देख रहे हो? तो बहुपत्नी विवाह दशरथ की हैं और बहुपति विवाह द्रौपदी की हैं। तो क्या सही है? इसका ये व्यवहारिक दर्शन है। शादी लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज, इसका निर्णय करना व्यवहारिक दर्शन है। बालासोर की घटना हुई थी, रेल दुर्घटना हो गया, वो मेरे दिमाग में बहुत दिन से है। इलेक्ट्रॉनिक वोन है, इस टाइप की जीवन की बातें करना, असली सुख क्या है, ये सब दर्शन कहलाता है व्यवहारिक दर्शन। इसके पर्यायवाची शब्द वेरी गुड कई सारे हैं, इहलौकिक दर्शन भी कहते हैं इसे। यानी कि जिस लोक में आप रह रहे हो, इस लोक में रहने वाली प्रत्येक मुद्दे की जांच करना। जैसे चंद्रयान जा रहा है, चंद्रयान के लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं, मंगलयान के लिए, तो क्या सही में सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका जांच करना, ये व्यवहारिक दर्शन। तो व्यवहारिक दर्शन, बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस, व्यवहारिक दर्शन। क्या बीजेपी सच में धर्म का काम करती है? व्यवहारिक दर्शन है। करो इस पर बात, डिबेट करो, प्रमाण जुटाओ, देखो कि सच में धर्म करती है। दोनों पक्ष जुटाओ, सही प्रमाण नहीं करती है उसके जुटाओ, करती है उसके जुटाओ। व्यवहारिक दर्शन है। व्यवहारिक दर्शन में हर मुद्दा आ जाता है। लेकिन जो पारमार्थिक दर्शन है या तात्विक दर्शन है, उसमें ऐसे विषय आते हैं जो दृश्य विषय नहीं है। एक तो ईश्वर दिखाई देता है क्या? नहीं देता है। आत्मा देता है? नहीं देता है। मोक्ष देता है? नहीं देता है। दुख निवृत्ति देता है? नहीं देता है। तो ये अदृश्य हैं, इन्हें आप दृश्य भी कह सकते हो कि दृश्य दर्शन, इहलौकिक दर्शन, व्यवहारिक दर्शन, दृश्य दर्शन, इसे कह सकते हो पारमार्थिक दर्शन, परलोक का दर्शन, तात्विक दर्शन, अदृश्य दर्शन। जैसे ईश्वर के बारे में बात करना, ईश्वर है या नहीं, मैं आपको बताऊंगा ईश्वर है या नहीं सभी दर्शनों के अनुसार। यानी कि जिनको आप मान रहे हो, ये शिव, राम, क्या ये सच में ईश्वर, क्या ये ब्रह्म से बड़े हैं या छोटे हैं? सच में ईश्वर का अस्तित्व है? यदि है तो प्रमाण क्या है उसके? ये वाली बात विवेचन करना होती है। आत्मा है या नहीं है, मोक्ष है या नहीं है, इनकी बात करना। कि केवल प्रलाप है मोक्ष करना, तो इसकी बात करना है। आत्मा, ईश्वर, मोक्ष, दुख निवृत्ति, इसे पारमार्थिक या तात्विक दर्शन कहते हैं। समझ में आया अविनाश जी ये बात? शिल्पा जी, शायद जतिन जी नाम है इनका, जतिन जी आपको समझ में आया? सभी को समझ में आया ये बात कि व्यवहारिक दर्शन और पारमार्थिक दर्शन में अंतर क्या है? व्यवहारिक दर्शन में यही लोक की बातें हम समझते हैं, पारमार्थिक में। अब मैं एक और सच्चाई बता दूं, भारतीय दर्शन ने व्यवहारिक दर्शन पर विचार कम किया है। यानी भारतीयों ने व्यवहारिक दर्शन पर बहुत कम विचार किया है। चारवाक ने व्यवहारिक दर्शन पर विचार किया है, बौद्ध ने किया है काफी हद तक, योग दर्शन ने किया है, लेकिन ये कुछ ही मामलों में किया है।
तो भारतीय दर्शन व्यवहारिक दर्शन पर चुप रहते हैं, जबकि पाश्चात्य दर्शनों ने सर्वाधिक विवेचन व्यवहारिक दर्शन का किया है, यह लौकिक दर्शन का किया। इसलिए आप लोग देखते हो कि जो भी आधुनिक चीजों का निर्माण हुआ या आधुनिक चीजों का सृजन हुआ या आधुनिक जो क्रांति आई, वो 17वीं 18वीं 19वीं सदी में ही क्यों आई? क्योंकि पाश्चात्य व्यवहारिक दर्शन पर विचार कर रहे थे और दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। समझ रहे हो ना? ये बात ध्यान रखो। वो हर चीज की खोज कर रहे थे, बना रहे थे, चीजों को कर रहे थे, विचार कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे, रूढ़िवादी नहीं थे। उस समय हम लोग रूढ़िवादी थे, आज भी काफी हद तक। तो हम लोग आधुनिक समय में क्या नहीं कर पाए? वो लोग नवाचार नहीं कर पाए, कुछ नई चीजें नहीं बना पाए, रेल नहीं बना पाए, बल्ब से लेकर हर चीज। देखो सब बाहर वाली क्यों बनाए? पाश्चात्य। क्योंकि वो आधुनिक समय में, ये कड़वा सत्य है, नहीं पछता है कई लोगों को, लेकिन है तो है। 17वीं 18वीं और 19वीं सदी में उन्हीं ने सृजन का काम किया है, उन्हीं ने नवाचार किया है, इसलिए वो आज हमसे आगे है। उनके पास एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है। हमारे पास जब कहो तो टेक्नोलॉजी ही नहीं है भैया, क्या करें? समझ में आ रहा है? बोले लेबर तो बहुत है, कैपिटल और टेक्नोलॉजी नहीं है। कहां से होगा? पढ़ाए होते तब तो टेक्नोलॉजी होता, डॉक्टर होते। समझ में आ रहा? लेकिन एक बात है कि जो प्राचीन समय था, उस समय में हमारे लोगों ने बहुत विचार किया है, बहुत चिंतन किया है। चरक हुए, अरस्तु हुए, सुश्रुत हुए, चारवाक हुए, बौद्ध हुए, जैन हुए, समझ पा रहे हो? कपिल मुनि हुए, इन सब ने बहुत विचार किया है। तो ईश्वर, आत्मा, इन्होंने लेकिन पारमार्थिक विषयों पर ज्यादा विवेचन किया। किस पर ज्यादा किया? पारमार्थिक विचारों पे ज्यादा परीक्षण किया। हाँ, क्योंकि ये परमार्थिक विचार को ज्यादा महत्व देते थे, ये व्यवहारिक को महत्व नहीं देते थे। लेकिन भाई जीना तो इस संसार में ही है। आप खुद सोचो, आप लोगों को सब लोग जानते हैं कि जितने भागवत करने वाले आते हैं क्या कहते हैं? मोह माया से दूर रहो, और खुद एसी में बैठ करके भागवत कर रहे हैं। समझ पा रहे हो अविनाश? हाँ सर। भाई एसी तुम्हारे पिताजी बनाती अगर मोह माया से दूर रहते तो। हाँ सर। खुद को 4 व्हीलर में, ऑडी में घूमना है, ऑडी कौन बनाएगा? एसी कौन बनाएगा अगर तुम्हारा मोह माया से दूर रहेगा? भाई इस जीवन में जीना है तो इस जीवन की भी सत्यताओं पर विचार करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? भागना नहीं है इस लोक से, मोह माया से भागना नहीं है, उस पर विचार करना है। विचार करके जो सही है उपलब्ध विकल्पों में, उस सही मार्ग पर जाना है आपको। समझ में आ रहा? बोले मोह माया से दूर रहो, काय रहो मोह माया से। बोले गर्लफ्रेंड मत बनाओ, क्यों ना बनाए? बनाएंगे, अच्छी बनाओ ना, क्या दिक्कत है? परीक्षण करो, है ना? तो ये कथा है, मैं आपको सुनाऊंगा। एक प्रेमिका थी और एक प्रेमी था। प्रेमिका का प्रेमी था एक सन्यासी। प्रेमी व्यक्ति क्या करता था? जो सन्यासी था वो केवल भगवान पारमार्थिक विषयों का विवेचन करता रहता था, आधुनिक विषयों का नहीं करता था। और कहता था मैं तो भगवान को प्राप्त करूंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो उसकी जो प्रेमिका थी, उसने कितना सुंदर बात कही है कि यह लोक से भागे फिरते हो, संसार से भागे फिरते हो, पर लोक में तुम क्या पाओगे? तुम इस लोक को नहीं समझ पा रहे, इस माया जगत को नहीं समझ पाए, तो तुम परलोक को क्या समझोगे? कुछ नहीं। इसलिए ईशावास्योपनिषद कहता है कि विद्याम च अविद्याम च, कहता है कि जो विद्या की उपासना करता है, मतलब केवल विद्या में लगा रहता है। विद्या में लगे रहने का मतलब केवल पारमार्थिक तत्वों में लगा रहता है। वो क्या होता है? और एक व्यक्ति होता है जो अविद्या में लगा रहता है। अविद्या का मतलब माया, इहलौकिक में लगा रहता है। कहने जो अविद्या में लगा रहता है वो दुष्ट व्यक्ति होता है, यानी कि जो केवल इहलोक की बातें सोचता है ना, अविनाश जी, कुलदीप जी, शिल्पा जी, केवल इसी संसार की सोचता रहता है, खाना पीना, ऐश करना, यासी, काम, शास्त्र, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बस केवल इतना ही, वो दुष्ट होता है। और जो केवल जप करता है माला लेकर के,
ठीक है शिल्पा जी? हाँ सर। वो जब महादुष्ट करता होता है है माला लेकर के, वो महादुष्ट होता है। जो केवल 5-6 घंटे जब करता रहता है ओम राम 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 वयगुंसो मद्व्रते तावमानस्तनुकव्रतः प्रजावन्तः सतीमहि। क्या है भाई वयगुं का मतलब? उनके पिताजी को पता नहीं। बोले कि जागतो दूर मुदयिते दयि। क्या है इसका अर्थ? कुछ अर्थ पता तो कुछ पता नहीं है, बस पगला रहे हैं बैठे बैठे। समझ पा रहे हो? गड़ा नान तो क्या है गड़ा? कुछ पता नहीं है, बस लगे हैं 6 घंटे। ये महादुष्ट है। तो फिर क्या करना चाहिए? ईसावास्य उपनिषद से पूछा गया। बोले दोनों को लेकर के चलो कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। जो दोनों को लेकर चलता है और वही क्या करता है? अमृतत्व की प्राप्ति करता है। अमृतत्वाय कल्पते, ऐसा कहा गया है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह विद्या अविद्याम मृत्यु तीर्थवा विद्याम अमृत मस्नुते। कि अविद्या से वो इस मृत्यु लोक को पार करता है और विद्या तत्व से फिर अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। तो दोनों लेकर के चलना है। यही बात सेम बात विवेकानंद ने अपने भाषण में बोली थी अमेरिका में। तो जी शिकागो में भाषण दे रही थी। उन्होंने कहा, लोग कहते थे उस भाषण में, भारतीय कहते थे मेरे पास तो पारमार्थिक है, अध्यात्म है, ये है वो है। पाश्चात्य करता था मेरे पास तो भौतिकवाद है, व्यवहारिक दर्शन है। तो वहां जाकर के वेदांत पढ़े हुए विवेकानंद ने कहा था, न तुम दुष्ट हो और भारतीय महादुष्ट हैं। यदि हम भारतीयों को और पाश्चात्य को उन्नति करनी है तो दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, भौतिकवाद को और अध्यात्मवाद को, सांस्कृतिकवाद को और भौतिकवाद को। और जब दोनों साथ लेकर के चलेंगे तभी एक विश्व उन्नति के रास्ते पर जा सकता है, एक अच्छे रास्ते पर प्रशस्त हो सकता है। और ये भाव जो उन्होंने वहां कहे, ये ईसावास्य उपनिषद के भाव थे। यही भाव श्वेताश्वेतर उपनिषद के भाव हैं, यही छांदोग्य उपनिषद के भाव हैं। ये जो उपनिषदीय चिंतन था, वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद, जो वेद के अंतिम भाग उपनिषद है, उनका भी यही चिंतन है कि दोनों को लेकर के चलो। इसका मतलब समझ रहे हो? ये पंडित कहते रहते हैं कि ये भौतिकवाद को छोड़ दो, ये असलियत में पढ़े ही नहीं है पंडिताई। समझ में आ रहा? ये पढ़े ही नहीं है कथा करने वाले दर्शन को। जो दर्शन पढ़ लेगा, उपनिषद पढ़ लेगा, वो ऐसी बात ही नहीं करेगा। वो कहेगा उपभोग करो। कौन सा ऋषि शादी नहीं करता था? इंद्र इतनी अप्सराएं क्यों रखता था? कर्ण ने शादी क्यों किया? राम ने शादी क्यों किया? समझ पा रहे हो? ये सब बातें स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को कि व्यवहारिक दर्शन और पारमार्थिक दर्शन में क्या करना है। भारतीयों ने पारमार्थिक दर्शन पर विचार किया, व्यवहारिक दर्शन पर विचार पाश्चात्य ने किया। हम लोगों को भारतीय दर्शन पढ़ना है, इसलिए हम लोग आध्यात्मिक पर ज्यादा रहेंगे। लेकिन चार्वाक जैसा दर्शन ने व्यवहारिक या इस अविद्या इत्यादि पर भी बात किया, यानी कि व्यवहारिक दर्शन पर बात की। तो चार्वाक दर्शन का व्यवहारिक दर्शन हम पढ़ेंगे। वो बताएगा कि लोक का राजा कौन है, बहुत सारी बातें का बताएगा। सुख क्या है, सुखवाद क्या है, आदि आदि। तो इतना समझ में आया सभी को? आगे चला जाए? जी सर। हाँ, तो विद्या और अविद्या दोनों को करना है, यानी कि पढ़ना लिखना भी है, हाँ, और प्रेम मोहब्बत भी करना है। अब आप लोग गर्लफ्रेंड बना के चैटिंग मत करने लगना, वरना कहें कि सर ये तो बोले थे कि चैटिंग करना। सर देख लेना, वरना किसी ने की और नाम आपका देंगे सर। बोले सर बोले थे विद्याम चा बोले। ये चीज करोगे नहीं, सलाह भी मत दो सर। चलिए देखो, ये सब दिख रहे हो, ये सब क्या काम कर रहे हैं? विज्ञान का काम का, ये सब दर्शन का काम है। चलिए अब देखो, आप ये 2022 के उत्तर लिखे हैं, चूंकि 2022 में मैंने नोट्स शायद एडिटिंग किया होगा। अब दर्शन क्यों पढ़ना है? तो भाई क्यों पढ़े सर हम दर्शन? फ्री में, पैसे लगते नहीं चाहिए। हम दर्शन नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ोगे? दर्शन नहीं पढ़ोगे तो अपनी बातों को तर्क संगत ढंग से रखना नहीं सीख पाओगे।
यानी कि यदि अपनी बातों को कहीं डिबेट करना है, तर्कसंगत बातें रखना है, अपनी बातों को कहीं रखना है, उसको रखने के लिए आपके पास तर्कसंगत ढंग से रखने के लिए दर्शन पढ़ना जरूरी है। आप तर्कों को समझ पाओ, कैसे तर्क देना है। इसमें सभी दर्शन अपने आप में सही हैं। समझ पा रहे हो अविनाश जी, कुलदीप जी? सब दर्शन अपने आप में सही होते हैं। जो वो बात कहेंगे आपको, जो मैं दर्शन पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा नहीं यार यही सही कह रहा है, और जब दूसरा पढ़ोगे तो लगेगा नहीं यार वो गलत कह रहा था, यही सही कह रहा है। तो जो आप जब पढ़ोगे ना, आपको वही सही लगने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सब अपने अच्छे अच्छे प्रमाण देते हैं। समझ में आ रहा? जब आप चार वाक पढ़ोगे तो लगेगा नहीं यार चार वाक सही कहता है। तो अपनी बातों को तर्कसंगत ढंग से, यथार्थ की जांच करने में की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी कि आप फंसोगे नहीं। फेक न्यूज में आपको नहीं फंसा पाएगा। इससे कई मामलों में आपको फंसाने का कई लोग जैसे साइबर क्राइम वाले हैं, यही हम लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं। अब एक बोल रहा ओम होम फट स्वाहा, मुझे मंत्र भेज रहा। मैंने कहा भाई होम नहीं होता है, होम होता है। होम होता है पढ़ो सर। अच्छे। हाँ सर। होम भी होता है, होम भी होता है। तो ऐसे अच्छा। अब उस थोड़ी सी 3-4 गलतियां थी। मैंने कि तुम कुछ नहीं जानते हो, एक बार वीडियो कॉल करो, हमसे बात करो, तुम्हें बताती हम कितना जानते हो। कुछ नहीं जानते, ये सब है। फिर आप इस टोटके में नहीं कि बिलैया निकल गई, बिल्ली रास्ता निकल गई तो आप नहीं निकलोगे। इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करोगे। ये मिर्ची बंदी है, ये सब चल रहा है, तंत्र विधि, ये सब तार्क। फिर आप सत्य असत्य का परीक्षण करने योग्य हो जाओगे, और इन चीजों को तभी मानोगे जब आप प्रमाण देखोगे, नहीं तो नहीं मानोगे। रूढ़िवादिता व अंधविश्वासी नहीं रह जाओगे। आप एक पार्टी की भक्ति नहीं करोगे जब आप देखने लगोगे, दर्शन पड़ जाओगे, जांच करोगे, फिर निर्णय करोगे भाई ये इस मामले में ठीक है। फिर नवाचार की क्षमता भी उत्पन्न हो जाएगी। आप नए नए चीजें बना पाएंगे, आप आइडिया कर पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे, डेवलपमेंट हो पाएगा, ग्रोथ होगी, फिर है ना, आपका विजन होगा एक। ये सब आप कर पाओगे दर्शन पढ़ के। क्रिएटिविटी आएगी आपके पास, नए नए उत्तर लिख पाओगे, क्रिएटिविटी आ जाएगी, देखना। पर समझोगे, चीजों को समझते रहोगे, तब ये सब दर्शन के लाभ है। बौद्धिक क्षमता इससे प्रबल होती है आपकी दर्शन को पढ़ने से। इसलिए दर्शन आदमी को पढ़ना चाहिए। देखो निबंध आते हैं यूपीएससी में जी, कुलदीप जी, फिर तो पार्टियों को मुश्किल हो जाएगा चुनाव जीतना। दो ही मैं कह रहा हूँ, आज अमेरिका देशों में लोकतंत्र सक्सेस क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र तभी वही सक्सेस है जहां पर व्यक्ति सत्य असत्य परीक्षण करने योग्य होते हैं और जांच करते हैं कि पिछले 10 वर्ष में किसी गवर्नमेंट ने क्या किया है, फिर निर्णय लेते हैं। और ये यदि करने लगेंगे भारतीय क्या करते हैं, मैं तो भाई बीजेपी वाला हूँ, सर अंधभक्त है, कुछ देखते ही नहीं है। हाँ मैं कांग्रेस वाला हूँ, तो क्यों कांग्रेस तुम्हारे घर में दी जा रही है खाने? मतलब भाई क्या करना है तुम्हें पार्टी से? हाँ किसी मामले में तुम बीजेपी का भी सपोर्ट कर सकते हो, मतलब जो तुम्हें काम अच्छा लगे, और जो काम कांग्रेस या आप या जिस भी पार्टी का आपको अच्छा लगे उसका सपोर्ट करो। उसके नहीं भाई ये काम अच्छा किया है, जैसे प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम लाई है, या फिर जो अवसर रचना के लिए कार्य हो रहा है, अच्छा काम, एजुकेशन सुधार हो रहा है, अच्छा काम है। समझ पा रहे हो? कृषि बिल को तुम इतना दिन लटकाए रहे, फिर उनको वापस ले लिए, तो फिर लाए ही क्यों थे जब वापस लेने थे? तो गलत बात है। मतलब आपको मालूम होना चाहिए भाई, 4 महीने तुम क्यों लाए जब तुम्हें वापस ही लेना थे, और वापस लेना थे तो 4 महीने बाद वापस क्यों लिए? 2-5 दिन बाद ले लेते। समझ में आ रहा? अगर तुम्हें पता था कि किसी इतना खतरनाक मुद्दा है तो तुम उससे पहले निपटते। तुम्हें आकर के बात बतानी चाहिए। सर 1-1.5 साल बाद लिया था वापस, ये यूपी में चुनाव था तब। हाँ सफर में से हाँ बस वही कि एक कहानी को 100 बार झूठ कहो तो कोई सब चल रहा है कि नहीं, बिल्कुल ये है ही। एक चीज को 100 बार झूठ कहो तो लोगों को सत्य लगने लगता है, वही सब है। तो ये यानी कि आप रूढ़िवादी ने देखो, अब जो आते हैं कह रहा है हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। निबंध आ रहा है, आप कह रहे आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते।
इन पर आपको 1,000 शब्द लिखना है, 1200। छप्पर मरम्मत करने का समय तब जब धूप खिली हो। सर आवाज़ नहीं आ रही है। मूल वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए। व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हो। समझ में आ रहा? तो व्यक्तिगत ढंग से आप किसी चीज को देख रहे हैं और एक सार्वजनिक संघ से। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका उदाहरण। व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो समाज के लिए नहीं। जैसे मुझे अच्छा लगता है, मान लो आप में से कोई पसंद है मिस्टर ए। मिस्टर ए को ये लगता है अच्छा कि मेरी 5 पत्नियां होने चाहिए, जिससे आनंद आ जाए एकदम जीवन में, विद्याम विद्याम हो जाए, सर्वम सुखम सुखम हो जाए। समझ में आ रहा? ये व्यक्ति ये के लिए तो अच्छा है, लेकिन 9 और मान लो 100 पुरुष 100 महिलाएं हैं, तो 5 महिलाएं ये अकेले ही हो गया इसके लिए, तो फिर 95 बची ना महिलाएं। कितने के लिए? 99 के लिए। अब ये लड़ेंगे, इनमें से 4 को महिलाएं नहीं मिलेंगी शादी करने के लिए। ये 4 आतंकवादी बनेंगे और इसको निपटा देंगे और इसको निपटा देंगे, खत्म कर दी है दुनिया। तो एक के लिए एक औरत हो जाए, एक व्यक्ति एक में ही संतुष्ट हो जाए, तो और दूसरे को भी मिल पाए। समझ में आ रहा? ये वाली बात है ना। अब ऐसा ही हो जाएगा जैसा ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट है कि 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है। समझ में आ रहा? हाँ सर। अब 90% के पास 10% संपत्ति है। इन्हें बुरा लगता है इनको देख करके, तो ये क्राइम करते हैं 90% में से। कुछ लोग क्राइम करते हैं, तो इनको फिर दिक्कत होता है 90% 10% लोगों को। समझ में आ रहा? तो क्राइम क्यों हुआ है भाई? तुम डिस्ट्रीब्यूशन ही सही नहीं किए हो संपत्ति का। बहुत सारी चीजें होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि ये 90% अपना इनको दे दे, लेकिन ऐसा हो कि कम से कम इतनी ज्यादा असमानता ना हो। समझ पा रहे हो भाई? जो मेहनत कर रहा है उसके पास एक्स्ट्रा हो, लेकिन सामने वाले के पास कम से कम खाने पीने को तो हो। कि एक तो बहुत अय्यासी से जी रहा है, एक के पास रोटी नहीं है खाने को, तो ऐसे थोड़ी ना देश चलेगा भाई। इनके पास बेसिक जरूरतें तो हो, पढ़ने, खाने, पीने, रहने, इतनी जरूरत तो इनकी पूर्ण करो, बाकी फिर तुम अरबपति खरबपति बने रहो। ये वाली बात। चलिए, तो ये जो सबनिबंध है, विवेक सत्य को खोजता है। तो विवेक खोज सकता है सत्य को। और विवेक क्या है? विवेक यानी कि बुद्धि, यानी कि बुद्धि चलेगी तभी सत्य आएगा। तो बुद्धि को बहुत सत्य या सत्य का ज्ञान करना पड़ेगा। तो सत्य पहले समझोगे कि ये चीज सत्य है और ये असत्य, तब तो विवेक खोजेगा। समझ में आ रहा? विवेक सत्य को खोज निकालता है, यानी कि विवेक बहुत ज्यादा जरूरी है। विवेक का विकास करा चाहिए। विवेक का मतलब बुद्धि का विकास सत्य तक पहुंच पाता है। देखो, यदि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो वो असलियत समझता है वोट की, अपने हर चीज की। इसलिए कहते हैं कि विवेक मतलब विवेकवान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, वही व्यक्ति सत्य को समझ पाता है। अनपढ़ व्यक्ति सत्य को नहीं समझ सकता है। तो वही बात कह रहे हैं, विवेक सत्य को खोज निकालता है। ऐसी बात है। अब बहुत सारी चीजें हैं, अब आपको एक उदाहरण देना पड़ेंगे। तो इस टाइप से जो निबंध आते हैं उसमें ये कारगर होता है। तो ये आपके यूपीएससी में महत्व है इसका, बता दिया मैंने आपको। अब हम लोगों को आगे से दर्शन पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा है कि दर्शन क्या है, दर्शन का महत्व क्या है, मतलब दर्शन क्यों पढ़ना चाहिए व्यक्ति को। यूपीएससी में जो ऐसी निबंध आती है इनमें है। अब आपको दर्शन पढ़ना है। यदि आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो आप नास्तिक नहीं। यदि आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो आप नास्तिक नहीं। चलिए 2 मिनट हम लोग पानी वगैरह पी लीजिए आप लोग, फिर आगे हम लोग यहीं से क्लास और आगे बढ़ाएंगे, है ना। थोड़ा सा और पढ़ेंगे।
आवाज आ रही है? जी सर। चलिए हाँ सर। सर आगे चलते, हाँ बताइए। सर आपने जो ये 2022 के निबंध जोड़े हैं ना, उसके बाद सर जो निबंध है ना वो 2023 के नहीं है सर, 2019 के हैं। अच्छा अच्छा, ये 19 के हैं। हाँ सर। हाँ तो ये ये वाले नहीं 2019। सर, ये वाले नहीं, ये वाले है ना जो नीचे। हाँ सर, ये 2019 के हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये 19 के होंगे। तो ये नोट्स आज का थोड़ी ना है, थोड़ा सा पुराना है। इसीलिए सर आपने बोला ना कि मैंने 2022 का मतलब ये 2023 का है, तभी मैंने सोचा कि सर आई थिंक इसीलिए तो सर। आपको, हाँ तो ये आपको लिखने हैं। चलिए अब देखो, अब अपने को दर्शन पढ़ना है, यहीं से स्टार्ट होगा दर्शन। अभी तक ये सामान्य परिचय हो रहा था, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो पढ़ रहे हो वो क्या है, किस टाइप से है। मैंने बताया 2 प्रकार के तत्व हैं, एक तो व्यवहारिक दर्शन के तत्व, एक पारमार्थिक। अब भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ना है। अभी तक हम दर्शन समझ रहे थे, भारतीय दर्शन नहीं समझ रहे थे। भारतीय दर्शन में वेद को, भारतीय दर्शन 9 दर्शन है, यानी कि 9 दर्शन है हमारे यहाँ पे। तो कितने दर्शन हैं? 9 दर्शन। 9 दर्शन। हाँ ठीक है। दर्शन क्या है? जो विचार करते हैं कई सारे तत्वों पर, आत्मा पर, ईश्वर पर, आदि आदि पर। वेद की प्रामाणिकता तो सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर को मानने या ना मानने के आधार पर दर्शनों का विभाजन नहीं किया गया है। हमारे यहाँ 9 दर्शन हैं, जिसमें से कुछ दर्शन ऐसे हैं जो शब्द को प्रमाण मानते हैं। किसको बोलो? शब्द को। प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। चौथा प्रमाण है जो ये शब्द है। ये न्याय दर्शन के अनुसार बता रहा हूँ, 4 प्रमाण होते हैं, और हमारे भारतीय दर्शनों में अधिकतर लोगों को ये स्वीकृति है कि 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। लेकिन वेदांत जैसा दर्शन 6 प्रमाण मानता है। ठीक है, ध्यान रखो। और वहीं 4 वाक्य केवल एक ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष। तो यहाँ लेकिन शब्द प्रमाण का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोगों के पास स्टाम्प देखा, आप लोगों ने स्टाम्प सुना? हाँ सर, स्टैम्प। हाँ, तो स्टाम्प पर आप लिखवा लेते हो कि भाई शिल्पा जी ने मुझे अपनी 5 एकड़ जमीन दी है, और 5 दिन बाद मैं शिल्पा जी को 5 लाख रुपए दूंगा, ऐसा ऐसा लिख कर के एक बन गया। फिर आप दिखा दोगे, देखो सर आपने ये कहा था, इसलिए आप मुझे पैसे दो, ये मैं आपको जमीन दे रहा हूँ। तो ये जैसे आप न्यायालय में जाते हो तो कहते हो देखो सर इसने हमसे पैसे लिए थे, रजिस्ट्री है हमारे पास, हमारी जमीन है, ये हमारी रजिस्ट्री। आप है ना, ऐसा आपके पास होता है। आपके पास पासबुक होती है बैंक की, तो वो पासबुक एक आपका शब्द प्रमाण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो कहीं लिखा हुआ है, किताब में लिखा है, रामायण में लिखा है, कोई कहता है कहाँ लिखा है बताओ, तो वो कौन सा प्रमाण मांग रहा होता है? शब्द प्रमाण मांग रहा होता है। कहाँ लिखा है बताओ, तो ये शब्द प्रमाण मांग रहा होता है। न्यायालय में भी शब्द प्रमाण ही सबसे ज्यादा चलता है, लेकिन वरीयता सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष को दी जाती है। शब्द प्रमाण चलता है लेकिन प्रत्यक्ष को भी वरीयता दी जाती है। तो शब्द प्रमाण कहते हैं कैसे? कि केशवानंद भारती केस में ऐसा आपने कहा था, लीजिए ये देख लीजिए कि मूल ढांचा भारतीय संविधान का हिस्सा है, या पंथ निरपेक्षता भारतीय मूल ढांचे का हिस्सा है। तो आप केस लेकर के जाते हो, कहते तो ऐसा मुंबईवाद में ये कहा गया था। ठीक है, स्वप्निल त्रिपाठीवाद में ये कहा गया था। तो ये केसों का जब रेफरेंस देते हो आप, तो ये शब्द प्रमाण होता है। शब्द प्रमाण मतलब किताबों में लिखा हुआ कुछ भी टाइप का चीज। हालांकि ये मैं केवल समझने के लिए बता रहा हूँ, इसके अलावा भी शब्द प्रमाण की बातें बहुत सारी हैं जो पेपर में लिखना है, वो यहाँ अभी मैं प्रमाण पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस केवल सामान्य तरीके से समझा रहा हूँ कि शब्द प्रमाण मतलब किताब में जो लिखा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि ऐसा कहाँ लिखा है ज्योतिष में बताओ, तो आपने बता दिया ये। चलिए, जैसे कोई कह रहा है कि ये नहीं लिखा हुआ है, ढोल कुमार शूद्र पशुनार, क्या आप रामचरितमानस ले जाकर के दिखा दिए, देखो ये लिखा है, ऐसी बात। तो ये शब्द प्रमाण है। तो वेद एक प्रकार का शब्द प्रमाण है। ठीक है, तो 4 वाक वेद को प्रमाण नहीं मानता है।
या फिर कुछ दर्शन ऐसे हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानते। वो कहते हैं वेद में जो लिखा है वो सही नहीं लिखा है, यानी कि वेद लिखने वाले थे वो सही व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने वेद लिखा है, वो पाखंडी थे, धूर्त थे, धूर्त भांड निशाचर। कहता है चार्वाक त्रयो वेदस्य कर्ता रहा, कहता है त्रयो वेदस्य कर्ता रहा, वेदस्य कर्ता रहा, धूर्त भांड निशाचर। कहे जो तीनों वेदों के लिखने वाले हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसका मतलब यह कि जब चार्वाक आया तब अथर्ववेद का विभाजन नहीं हुआ होगा, इसलिए ऐसा कह रहा है। चार्वाक का कथन है कि त्रयो वेदस्य कर्तारः धूर्त भांड निशाचरः, क्योंकि इन्होंने अपने में प्रयोग किया है जड़फरी, तुरफरी इत्यादि शब्दों का प्रयोग, मनुष्य की बलि का प्रयोग। जैसा सुनाहसेप आख्यान देखो आप, ऐत्रेय ब्राह्मण का है, तो सुनाहसेप आख्यान में उसकी बलि की बात की जा रही है, मनुष्य की बलि देने की बात, पशु की बलि की बात। बोले ये सब पशु खाने के लिए ये सब बलि दिला रहे हैं, बोले इसलिए हम नहीं मानते हैं कि वेद सही है, या वेद को जिसने लिखा है वो निष्कपट या निश्चल होकर के लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, चार्वाक कह रहा है, अभी मेरे ऊपर चार्वाक सवार है। त्रयो वेदस्य कर्तारः धूर्त भांड निशाचरः, ऐसा चार्वाक है। तो ये शब्द प्रमाण को नहीं मानता है, यानी कि कुछ दर्शन है जो वेद को नहीं मानते। तो जो वेद को नहीं मानते हैं ऐसे 3 दर्शन है जो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, और जो वेद को नहीं मानता है उसे ही हम नास्तिक कहते हैं। समझ में आ रहा? जी सर। हाँ सर। हाँ, कि नास्तिको वेद निंदकः, एक परिभाषा है कि नास्तिको वेद निंदकः, नास्तिक वो हैं जो वेद की निंदा करते हैं। कौन कौन करता है वेद की निंदा? चार्वाक, बौद्ध, जैन। बौद्ध और जैन नहीं मानते हैं, ये वेद को सही नहीं मानते। तो इसका मतलब ये है कि आस्तिक वो हैं जो वेद की प्रशंसा करते हैं। तो दूसरी परिभाषा सर। बनने बनाया आपके सर ने। और हाँ, बोलिए। व्यावहारिक जीवन पर हम बात करते हैं तो नहीं कि तुम भगवान को नहीं मानते हो, तो क्या हो आप नास्तिक हो, ऐसा कहते हैं व्यावहारिक स्तर पे। एक बार एक मुझसे भी ऐसा ही हो गया था, एक व्यक्ति कह रहा अच्छा ये तुम ईश्वर को नहीं मानते हो तो तुम नास्तिक हो। हमने कहा कि पहली बात तो तुम गलत कह रहे हो, और दूसरा हमने कहा हम ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन हम उस ईश्वर को मानते हैं जिसको मैं ईश्वर मानता, मैंने ईश्वर बनाया है, मैं उसी को ईश्वर मानता हूँ। भाई मेरे ईश्वर की परिभाषा मैं डिसाइड करूंगा ना, कोई कैसे डिसाइड करेगा? कि मैं मानता हूँ जिस ईश्वर को, उसकी परिभाषा मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है? तो मैं जिसको मानता हूँ उसको, मैं ईश्वर को तो मानता हूँ, अब किस ईश्वर को मानता हूँ ये मेरे ऊपर है। समझ में आ रहा? ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपको बता दूंगा बाद में किसको मानता हूँ, वैसे आप सबको पता ही है। चलिए, माता पिता। हाँ, पितरौ परमेश्वर, आपके सर केवल माता पिता को ही परमेश्वर मानते हैं, ठीक है? पितरौ परमेश्वर। और पहले दूसरा बता देता हूँ, सत्य कर्मैव धर्मः, सत्य कर्म करना ही धर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे हम अपना आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, और मैं यदि ईमानदारी से पढ़ाने का काम कर रहा हूँ ना, तो मेरा यही धर्म है कि मैं ईमानदारी से पढ़ाऊँ, इसके अलावा मेरा कोई धर्म नहीं। समझ में आया? मतलब मैं जो कुछ भी करूँ सब ईमानदारी से करूँ, सत्यता से करूँ। तो सत्य कर्मैव धर्मः, आपके सर मानते हैं कि धर्म क्या है, तो सत्य कर्मैव धर्मः। और पितरौ परमेश्वर है, माता पिता ही परमेश्वर, इसके अलावा सब पाखंड है। मतलब मेरे लिए, आपके लिए हो सकता है। चलिए, मतलब ये मेरा सोचना है, आपका अपना सोचना हो सकता है। चलिए, तो नास्तिको वेद निंदकः। हाँ, लेकिन एक बात है, मैं अपनी जो मेरी विचारधारा है मैं पढ़ाने में बिल्कुल नहीं थोपता हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं वही पढ़ाऊंगा जो असलियत में है। तो ये जो नास्तिक दर्शन कहते हैं वेद को नहीं मानते, इसका मतलब है आस्तिको वेद प्रशंसकः, जो वेद की प्रशंसा करते हैं वो आस्तिक है। कौन है? तो वेद की जो प्रशंसा करते हैं वो आस्तिक है। कल मैंने एक व्यक्ति से यार चार्वाक को बौद्ध दर्शन पढ़ा, आपको क्या बताऊं, मतलब मैं कल थोड़ा सा मैं डीप अध्ययन कर रहा हूँ, आपको बताऊं अभी फिलहाल दर्शनों का। तो
अरे भाई वो तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं चारवाक और बौद्ध को कि ये दुश्मन हो, मतलब ये भारतीय ही ना पाकिस्तानी हो। ऐसे इनको बोल रहा है कि यार ये सब ऐसा, ये दुष्ट है, ऐसा है। और जबकि इनके प्रमाण और तर्क पता नहीं है व्यक्ति को कि बौद्ध का व्यवहार से कहता क्या है, बौद्ध का सौत्रांतिक कहता क्या है। फिर भी बौद्ध बोला वो तो सब बेकार है बौद्ध मत। मतलब ये स्थिति रहती है। कारण क्या है कि इन दर्शनों को भारतीय यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया ही नहीं जाता है। आप में से कोई पढ़ा है यूनिवर्सिटियों में भारतीय में? तर्क भाषा, तर्क संग्रह, सांख्य कारिका, वेदांत सार, अर्थ संग्रह, ये सब पढ़ाए जाते हैं। पढ़ा है आप में से किसी ने संस्कृत क्षेत्र से? तो ये सब पढ़ाए जाते हैं। चारवाक जैन बौद्ध के लगाए ही नहीं जाते, पढ़ाए ही नहीं जाता है। और इसलिए अच्छे अच्छे पढ़े लोग जैन बौद्ध चारवाक के सिद्धांतों को क्लियरिटी, यानी कि बौद्ध के सिद्धांतों में क्लियरिटी कोई नहीं कर पाता है। चलिए, तो आस्तिक और वेद प्रशंस कहा, ये दोनों अच्छे हैं अपनी जगह पर, है ना। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ दोनों अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं, दोनों के अच्छे प्रमाण हैं। और अपन को यही देखना है कि दोनों क्या कह रहे हैं किस मुद्दे पर। तो आस्तिक और वेद प्रशंसक हैं, यानी कि अच्छा, अब यदि ऐसा क्यों किया, वेद को प्रमाण के, वेद के आधार पर इनको क्यों बांटा? सर मुझे ईश्वर के आधार पर बांट करके बताओ कि जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको यदि हम कहें नास्तिक, यानी कि जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे कहें नास्तिक, और जो ईश्वर को मानता है उसे कहें हम आस्तिक। तो जो मानता है उसे आस्तिक, जो नहीं मानता है उसे नास्तिक। तो ऐसे कितने दर्शन हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं? तो ईश्वर को नहीं मानते हैं ऐसे दर्शन है 5 दर्शन, और जो मानते हैं वो 4 दर्शन। यदि ईश्वर की परिभाषा रखी जाती ना कुलदीप जी अविनाशी, ईश्वर को मानने और नहीं मानने वाले, तो आस्तिक दर्शन कमजोर पड़ रहे थे। देखो आप, आस्तिक में केवल 4 हैं और नास्तिक में 5 हैं, सांख्य, मीमांसा और चारवाक जैन बौद्ध। सांख्य और मीमांसा भी ईश्वर को नहीं मानते। समझ पाए जतिन जी, शिल्पा जी? हाँ सर। कि यदि ये परिभाषा ली जाए कि ईश्वर को जो नहीं मानता है उसे नास्तिक कहेंगे, तो 5 नास्तिक दर्शन हो जाते। अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लिया है सर, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वेद बोल दिया जो वेद को नहीं मानता। हाँ, वरना ईश्वर ही बोलते। आगे बताते हैं। अब क्या हुआ कि तो 5 दर्शन हो जाते। फिर एक और पाणिनि ने परिभाषा दिया कि इसको, इस परिभाषा को मान लो। फिर भाई उन्होंने कहा कि अस्तिर मतर ये शांति आस्ति कहा, यानी कि जो आत्मा में विश्वास रखें वो क्या है? आस्तिक। और जो विश्वास ना रखें वो है नास्तिक। तो चारवाक जैन बौद्ध आत्मा को नहीं मानते हैं, जिस आत्मा को वेदांत आदि मानते हैं। सांख्य दर्शन भी आत्मा को नहीं मानता है। हाँ सॉरी ये गलत बोला मैंने, सांख्य दर्शन आत्मा को मानता है, ठीक है। पुरुष कहते हैं आत्मा को, इसकी बहुत गलती से बोल दिया मैं, पुरुष है इसका आत्मा। तो 3 दर्शन हो रहे थे, तो ये भी एक बंटवारा हो सकता था, लेकिन इन्होंने माना कि वेद को जो मानता है वो आस्तिक, और जो वेद को नहीं मानता है, जो वेद की निंदा करता है, वो नास्तिक। ईश्वर के आधार पर विभाजन नहीं है। तो चारवाक बौद्ध और जैनी नास्तिक दर्शन है, और सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा ये आस्तिक है। अब क्या हुआ कि ये तो अपन ने देख लिया। अब एक बात और है, इनमें भी 2-2 का जोड़ा है। जो ये आस्तिक दर्शन है ना 6, ये भी परस्पर एक दूसरे की बात का सपोर्ट करते, ये भी गुट बना करके रहने लगे। तो इसमें ये 2-2 का गुट बना लिए हैं कि वेदांत और मीमांसा एक हो गए, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन एक हो गया, सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक हो गया। यानी कि ये एक दूसरे के सिद्धांतों का समर्थन करते। योग कहता है जो सांख्य कह रहा है सही कह रहा है, सांख्य कहता है योग कह रहा है वो सही कह रहा है, वैशेषिक कहता है जो न्याय कह रहा है सही कह रहा है। मतलब कुछ कुछ मामलों में, सभी मामलों में नहीं। समझ में आ रहा? जैसे आज इंडिया गठबंधन है, ठीक है, ये भी चुनाव लड़ने के लिए सब एक हैं, बाकी चुनाव लड़ने के बाद फिर ये सब
पर्सनली अलग अलग हो जाएंगे। तो ये वाली बात है। तो आपको याद कैसे रखोगे? इन 9 दर्शनों के नाम याद रखना है। इंटरव्यू में पूछेगा आपसे कि 9 दर्शन का नाम बताइए, एक से पूछ लिया था एक बार। तो चार्वाक बौद्ध जैन है, ये 3 याद रखना है। सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा, ऐसा जोड़ा बना करके याद रख लेना है। सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा। और जिस क्रम में ये लिखा है मैं उसी क्रम में आपको दर्शन पढ़ाऊंगा। चार्वाक, बौद्ध, जैन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा, यही क्रम आपके सर का भी पढ़ाने का होगा। सबसे पहले आपके सर इसका मतलब चार्वाक दर्शन पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि सर को चार्वाक बहुत प्रिय दर्शन है। ऐसा नहीं है, चार्वाक दर्शन से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि नास्तिक से स्टार्ट करना है तो चार्वाक बौद्ध जैन से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु चार्वाक से ही कर लेते हैं। छोटा सा है, 1 क्लास का। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा, समझ में आया कि आस्तिक नास्तिक क्या है। आगे चलते, अब ये आया आपका चार्वाक दर्शन। ये है आपका चार्वाक दर्शन। अब चार्वाक दर्शन के प्रश्न हैं, आप देख लीजिए जो अभी तक आए हैं। कम आते हैं चार्वाक दर्शन से क्वेश्चन, कभी कभार आता है 4-5 साल में एक क्वेश्चन आता है चार्वाक दर्शन से। हाँ, एक बात और बता दूं, VVIP इसमें दर्शन कौन से हैं मैं आपको बता दूं, जिससे हर साल आते हैं। एक दर्शन, यानी कि आप जानो सांख्य, बौद्ध और वेदांत, इनसे क्वेश्चन पक्का आता है। सांख्य, बौद्ध और वेदांत। बाकी वैशेषिक से भी आएगा, योग से भी आएगा, न्याय से भी आएगा, योग से, न्याय से और जैन से भी आएगा, चार्वाक से भी आएगा, लेकिन इन 3 से तो कन्फर्म आएगा एक एक क्वेश्चन। एक बौद्ध से आएगा, एक सांख्य से आएगा, एक वेदांत से आएगा। ये 3 दर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है अविनाश जी, कुलदीप जी, ये बात मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये जब पढ़े ना तो बहुत ध्यान रखना है मेंस में, जब रिवीजन करके जाना है वैसे। और सबसे ज्यादा टॉपिक्स भी नहीं तीनों दर्शनों में पढ़ना है। वेदांत में सर्वाधिक टॉपिक्स पढ़ना है, बौद्ध में सर्वाधिक टॉपिक्स पढ़ना है, सांख्य में पढ़ना है। बाकी ये दर्शनों से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कम आते हैं क्वेश्चन। ये मैं PYQ के आधार पर बता रहा हूँ, जो 20 साल के मैंने PYQ देखी। अब देखो ये आए हुए हैं क्वेश्चन कि नास्तिक दर्शनों के भेद के महत्व को बताइए, लोकायत संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत बताइए, चैतन्य विशिष्ट देहैवात्मा, इसका विवेचन कीजिए। ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं चार्वाक दर्शन से। अब पहले हम लोग 2015 में आया हुआ है, ऋणम कृत्वा हितम पिबेत, सर इस पे आया हुआ है। अच्छा, 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऋणम कृत्वा हितम पिबेत, जो ये बात कह रहे हैं, ठीक है, वो ये है। आपका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, कहाँ गया, कहीं लिखा है, ये लाइन पूछ लिया आपसे, ये लिखा है, यावत् जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य, ये आया है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये वाला आया है। ये मॉल में घूम रहे हैं, इन सबको समझाएंगे क्यों घूम रहे हैं मॉल में, क्या संबंध है इनका चार्वाक दर्शन से। समझ में आया? तो ये चार्वाक दर्शन हम लोगों को पढ़ना है। अब चार्वाक दर्शन के बारे में थोड़ा सा बहुत पढ़ना है क्या अभी? चलिए, चार्वाक दर्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो चार्वाक एक काम करते हैं, चार्वाक दर्शन कल से ही पढ़ते हैं ना। ओके सर। चार्वाक दर्शन हम लोग कल से पढ़ते हैं और बढ़िया, ये मतलब स्टार्ट ही करेंगे अब डायरेक्ट दर्शन से कि चार्वाक दर्शन क्या है, और यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट होगा। एक एक सिद्धांत को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है कल से हम लोगों को, जो भी इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, ठीक है। तो कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चार्वाक दर्शनों के सिद्धांत से एक सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर इसी अकॉर्डिंग चलेंगे, जैन, बौद्ध, जैन, है ना, ये सभी। और बताइए जतिन जी, कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको तो पूछ सकते हैं आप, मत में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
नहीं तो आज यहीं रखेंगे, कल फिर क्लास हम इसके आगे करेंगे, ठीक है? और फिर आगे इसी तरीके से क्लास चलेगी, ठीक है अविनाश जी, कुलदीप जी, जतिन जी, कुछ पूछना है आपको? फिर डेमो चलिए क्लास कोई नहीं, हम लोग कल मिलते हैं। शुभ संध्या आप लोगों को। सर, हाँ हाँ कल की क्लास भी डेमो क्लास होगी? हाँ, शायद होगी। ओके ओके। ठीक है।